बेहतरीन और इंटरेस्टिंग ट्रेड होता भारतीय बाजारों में, जहां खुले वहीं पर घूम फिर के वापस 19,500 के आसपास मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ निफ्टी, और हर रोज की तरह कमजोर होता बैंक निफ्टी। बचाए हफ्ते का आखिरी 1.5 घंटा ट्रेडिंग सेशन का। कैसा रहेगा ट्रेड, क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से फाइनल ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन अनिल जी, कल और आज में थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं और उतने ही डिफरेंसेस भी हैं। दोनों पर आपकी राय लेनी है कि कल क्या चल रहा है, कल से आज क्या अलग है, कल से आज क्या सिमिलर है, और वीकेंड से पहले क्या करके जाना है। पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है। बड़ी बात तो बाकी सब छोड़ दो, 2:30 बजे बस 2:35 पर चंद्रयान 3 का लॉन्च होने वाला है। सबसे ज्यादा तो नजर उसी पर है, और पूरी तैयारी है मेरी और दीप की आप सबको लाइव दिखाने की भी। और ये ताज़ा तस्वीरें आप श्री हरिकोटा से आते हुए देख रहे हैं, जो आपके सामने इस वक्त आती हुई दिख रही। तो बस देश के लिए, दुनिया के लिए एक बड़ा मिशन जिसकी शुरुआत करने की तैयारी अब होती हुई दिख रही है। बस वो तो आपको पूरा हम लॉन्च का इवेंट दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। 2-4-5 मिनट अगर इधर उधर ट्रेडिंग वेडिंग मार्केट छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे उस वक्त मार्केट मूव ना करे। हाँ। लेकिन आइए, तब तक दीप ने पूछा है तो बता दूं, अब तक की बड़ी बात है 19,500 पर है निफ्टी। लगातार दूसरे दिन पॉजिटिव और तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है बाजार में। लगभग 100 पॉइंट ऊपर है, सेंचुरी मारता हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी इसके ठीक विपरीत कमजोर है, 32 अंकों के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लाल निशान में। आईटी शेयर आज ये जबरदस्त खरीदारी में, आईटी इंडेक्स 4% मजबूत है। कमजोर नतीजे, लेकिन उसके बावजूद आईटी शेयर में शानदार खरीदारी आती दिख रही है। दबाव जो है आज वो सरकारी बैंकों से ज़्यादा है। एनबीएफसी शेयर फिर से दबाव में बनते हुए दिख रहे हैं, और ये दोनों ही इंडेक्स 1/4% नीचे हैं। डाउ फ्यूचर्स हल्के फुल्के नीचे हैं, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 30 पॉइंट नीचे। नैस्डैक फ्यूचर 5-7 पॉइंट ऊपर है। यूरोप के बाजारों में सुस्त कारोबार है। डाउ फ्यूचर्स भी बहुत छोटे दायरे में ट्रेड करें, कोई खास नहीं। लेकिन आज फिर से दीप स्टार परफॉर्मर है मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी का 1% ऊपर है। निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 करीबन 0.5% मजबूत है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में आप पूछ सकते हैं कहाँ है मंदी, किधर है मंदी, सिर्फ बैंक निफ्टी को छोड़कर। बाकी कहाँ है मंदी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप मजबूती के साथ ट्रेड करें, जबरदस्त एक्शन वहाँ पर आपको दिखेगा इस वक्त। तो ये है अब तक का बड़ा रुझान। बिल्कुल सर, और यही मेरे को एक डिफरेंस पूछना था, क्योंकि कल भी हमने देखा था सेकंड हाफ में थोड़ा बाजार गिरते हुए दिख रहे थे। आज भी बैंक निफ्टी ने इंडिकेशन दे दी, निफ्टी ने वो इंडिकेशन नहीं दिया। बट कल जो मिड कैप स्मॉल कैप की गिरावट आई थी, जितना कल ग्राउंड लूज किया था ऑलमोस्ट पूरा, इनफैक्ट उससे आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो आज रिकवर कर लिया है। तो ये बढ़िया रिबाउंड है एक ही दिन की बड़ी गिरावट के बाद। बाजार हर वक्त, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट कोई फंडामेंटल पे तो ट्रेड नहीं करता। खेल तो पूरी भावनाओं का है। और भावनाएं बदलती है, भाव बदलते हैं। करेक्ट। प्रॉब्लम इस मार्केट की क्या है जी, क्यों करेक्शन नहीं आ रहा जी, और ये क्यों करेक्शन नहीं आ रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि 100 पॉइंट घटता नहीं कि सबको मंदी लगने लगती है। 100 में से 90 लोग मंदी की बात करते हैं। सर, इमीडिएटली ये बड़ी प्रॉब्लम है। 100 पॉइंट घटा सबको मंदी लगती है, बस टॉप हो गया, टॉप हो गया। और जब तक ये फीलिंग नहीं जाएगी, जब तक ये नहीं आएगी कि घटेगा ही नहीं, जो करना है कर लो, तब तक मार्केट घटेगा नहीं। करेक्ट। मतलब ये एग्जैक्टली यही ट्रेड हो रहा है। 1% कल आपके मिड कैप स्मॉल कैप घटे, लोगों को लगता गया काम से। 19,400 के नीचे आया गया, अब तो 19,300 भी तोड़ेगा, 19,200 भी तोड़ेगा, 19,000 भी तोड़ेगा और गया काम से, और मार्केट घूम जाता है। नेक्स्ट गैप से खुला। सो एक सपोर्ट है। दूसरा, एफआईज अभी भी कोई दम लगाकर बेच नहीं रहे। नहीं सर, मतलब ठीक है, खरीदने का उन्होंने थोड़ा स्लो किया काम, लेकिन बेच अभी भी नहीं है। लोकल फंड थोड़ी बहुत अपनी इच्छा के अनुसार बेच कर रहे हैं। ट्रेडर्स खरीदने के मूड में है नहीं, थोड़ा बहुत शॉर्ट कर रहे हैं फिनों में, या फिर कैश में जो लिया हुआ है पुराना, जिसके भाव आ रहे हैं, जो बढ़ता है वो और बेच रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के ये कि या तो वो लोग मंदी सोच रहे हैं जिनके पास स्टॉक है नहीं, ठीक है, या वो लोग मंदी सोचे हैं जो करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, या वो लोग थोड़ा बहुत मंदी सोचे जो यहाँ तक गले तक भरे पड़े हैं, और वो है नहीं ज़्यादा। सो आई थिंक इसलिए जरा सा भी 100-150 पॉइंट का करेक्शन आता है और उसमें लोग जो एक्सेसिव मंदी सोचने लगते हैं, यही बाजार का सेंटीमेंट है जो रिवर्स करने में मजबूर कर रहा है। जब तक वो आम राय ये नहीं बनेगी 100-150 पॉइंट घटने पर कि नहीं घटने तो हम तो लेंगे, जो करना है कर लो, नहीं घटेगा,
जाओ 19,000 नहीं तोड़ेगा। ये जब तक बहुत जोर से लोगों के अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक घटेगा नहीं। और तब तक वो बार बार हल्का फुल्का एक दिन डेढ़ दिन का करेक्शन, चाहे वो मिड कैप इंडेक्स हो, चाहे कोई निफ्टी हो, चाहे कोई बैंक निफ्टी हो, थोड़ा करेक्शन देता है, फिर से ज़्यादा। अब देखिए बैंक निफ्टी को, आज छठा दिन है, 6 में से 5 दिन बैंक निफ्टी कमज़ोर है। जिसमें कल का भी मैं चलो कमजोरी मान लो तो 5 से, क्योंकि 25-30 पॉइंट ऊपर बनना कोई मजबूत नहीं है, ठीक है, यानी कि कमजोरी का ट्रेंड है बैंक में। लेकिन घटा कितना है 6 दिन में, घटा कितना है बैंक निफ्टी? अब देखो, खाली 4 दिन पहले 414 पॉइंट घटा था, जिस दिन लाइफ हाई बनाया था 6 तारीख को लाइफ हाई बंद हुआ था 45,339, क्लोजिंग लाइफ हाई की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है 414 पॉइंट का, उसके बाद 4 दिन से घट रहा है कितना, 64 पॉइंट, 115 पॉइंट, 105 पॉइंट, कल 25 पॉइंट बढ़ा। मतलब बंद होते तो कोई बड़ा मुंह नहीं आ रहा, बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन घटने की भी स्पीड ऐसी नहीं कि बहुत चला ही जाए। करेक्ट सर। सो कुल मिलाकर इस पूरी सिचुएशन को आप ऐसे समझिए कि ये बाजार इन लेवल्स के आसपास थोड़ा समय बिताना चाहता है। बैंक निफ्टी आपको टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है, राइट। अब इस टाइम वाइज करेक्शन में बैंक निफ्टी वापस चढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये एक बात पर डिपेंड करेगा, सिर्फ एक बात पर, नतीजे कैसे आते हैं बैंकों के। और बैंकों के नतीजे में लास्ट टाइम नतीजे के बाद एक भी बैंक का शेयर चला नहीं था, नॉट अ सिंगल स्टॉक रिजल्ट आने के बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में लगभग सब लोगों ने मान के रखा था कि ये क्वार्टर बेस्ट है, ठीक है, इससे बढ़िया निम्स आएंगे नहीं। क्या वाकई में लास्ट क्वार्टर में आप लोगों ने जो सोचा है, हम लोगों ने सोचा है, जो मार्केट ने सोचा कि बेस्ट क्वार्टर हो गया, वो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो फेडरल बैंक डिसाइड नहीं करेगा, वो आज बंधन भी डिसाइड नहीं करेगा कैसे भी जाए। वो एक दो दिग्गज बैंक जब आएंगे, HDFC, कोटक और ICICI, ये डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी को 44,000 के नीचे जाना है या 45,000 के ऊपर वापस निकलना है। तो उसका इंतजार कीजिए, तब तक बैंक निफ्टी टाइम पास ही करेगा। कोई फेडरल बैंक, बंधन बैंक न ऊपर चढ़ा सकता है बैंक निफ्टी को, न बैंक निफ्टी को नीचे घटा सकता है। अगर फेडरल बैंक से ही घटना होता तो कल बढ़िया दिन था ना, था ना, घट जाते जितना घटना है, क्यों नहीं घटे। और निम्स भी घटकर कितने 30-40 बेसिस पॉइंट आपकी उम्मीद से निम्स कम आ गए, कौन सी बड़ी बात है। सो आई थिंक बैंकिंग मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में आ रहा है। बाकी ब्रॉडर मार्केट में कोई समस्या नहीं, कभी मेटल चलेगा, कभी ऑटो चलेगा, कभी IT चलेगा, कभी FMCG चल जाएगा, कभी रिलायंस चल जाएगा। यू नेवर नो, रिलायंस में भी जियो की लिस्टिंग आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। सो ओवरऑल मार्केट ठीक है, एक्सेसिव तेजी में भी नहीं रहना है क्योंकि रुक रुक के चल रहा है, एक्सेसिव मंदी में नहीं रहना है, बहुत परफेक्ट मार्केट है, ढंग से ट्रेड करो, पैसे बनेंगे, सपोर्ट लेवल पे लीजिए, रेजिस्टेंस लेवल पे दीजिए। और बहुत आसान काम है, इस तरह के मार्केट में ऐसा करना मुश्किल नहीं है, ध्यान से दिमाग लगा कर लेवल का इंतजार करके ट्रेड कीजिए, पैसे बन जाएंगे। ओके, गॉट इट सर। ध्यान से लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, और लेवल्स और डेटा थोड़ी देर में अनिल जी आपको वैसे भी देने ही वाले हैं इस बाजार में। आइए तब तक इंपॉर्टेंट खबरें और आने वाले दिनों के ट्रिगर्स दोनों जान लेते हैं। अरमान कुशल भी हमारे साथ स्टूडियो में तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो एफएनओ स्पेस से बंधन बैंक का मार्केट है, इसके दौरान ही इसके नंबर्स आने वाले हैं। इनफैक्ट अगले आधे पौने घंटे में हो सकता है कि आपको इसके नंबर्स आते हुए दिखे। पतंजलि फूड्स, इसके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो एफएस खुला है वो बंद हो जाएगा आज। साथ ही हैप्पीएस्ट माइंड्स QIP के इशू प्राइस को तय करने के लिए आज कंपनी विचार करते हुए दिखेगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका IPO बंद होगा आज। साथ ही अब से कुछ ही देर में चंद्रयान 3, इस पर आपको फोकस सबसे बड़ा करना है, पूरे देश को इस चीज़ का इंतज़ार है। साथ ही जुलाई महीने का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन डेटा है US के लिहाज से, ग्लोबल इवेंट के एस्पेक्ट से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ तक कल का सवाल है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इस पर नज़र रखिएगा, इसके नंबर्स आएंगे। रिफ्लेक्शन इसका मंडे को आपको इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। रैलिस इंडिया की भी नंबर्स इनके ये भी घोषित करते हुए दिखेंगे। इंटरग्लोब एविएशन, गंगवाल फैमिली जो प्रमोटर है, उनका लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा, तो देखना होगा कि नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट मूव इनका क्या रहता है इसको लेकर, उनकी हिस्सेदारी को लेकर। स्टार हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर बोर्ड बैठक में शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही JNK बैंक भी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगा। इसके साथ साथ कल से ही सेबी ने जो रेटिंग एजेंसियों के लिए एक नया नियम लागू किया है कि जो भी असहयोग, जो जब ये रेटिंग करते हैं, वहाँ पर अगर कोई कंपनी सहयोग नहीं करती है तो उसकी अलग से लिस्ट अब उन्हें जारी करनी होगी। जहाँ तक सोमवार का सवाल है, जैसा कि सर भी अभी बात कर रहे थे बैंक निफ्टी को लेकर, तो HDFC बैंक, इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो वहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही LTI माइंडट्री, ये भी निफ्टी से ही अपने नंबर्स डिक्लेयर करता हुआ दिखेगा। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, QIP राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। साथ ही टाटा मोटर्स अपनी पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतें 0.6%
बढ़ाती हुई दिखेंगी सोमवार से। आईपीओ के लिहाज से नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इसकी मैनेजमेंट से हमने आज बात की, इसका आईपीओ खुलेगा 19 जुलाई तक ये आईपीओ इनका खुला रहेगा। साथ ही थंगमेल ज्वेलरी, यहाँ पर जो बोनस शेयर इन्होंने जारी किए थे उसकी एक्स डेट है। जापान के बाजार सोमवार को बंद रहेंगे और साथ ही जो दूसरी तिमाही का जीडीपी आंकड़ा है चीन का और उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आंकड़ा है जून का, वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। इंडिया और वेस्ट इंडीज वाले मैच पे मैं सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन जापान के बाजारों में छुट्टी क्यों है ये पूछूंगा। ओके सर, मरीन डे है। ओके। तो एज ए रिस्पेक्ट टू ओशन, हाँ, इसलिए उन्होंने छुट्टी दी। ओशन को रेस्पेक्ट देने के लिए छुट्टी ये गलत बात है। तो इंडिया वेस्ट हमारे रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होती है। हाँ, हम बहनें भाइयों को सम्मान देती है, भाई बहनों को सम्मान देते हैं, उसमें छुट्टी नहीं है। समुद्र को सम्मान देने के लिए छुट्टी है, उसके ठीक नहीं। ट्रिगर चेंज करो आपका। पक्का मरीन डे। हाँ, मरीन डे। हाँ दी तो यस, क्या गजब गजब ट्रिगर लेके आते हो आप। ऐसे तो हमारे भी अगर ऐसे हो जाए तो हाँ, मतलब हमारे तो इतनी नदियां हैं। हाँ, नदियां भी है, पहाड़ भी है, हमारा रेगिस्तान डे ही मना लो एक, है ना। इंटरेस्टिंग है। चलो कोई बात नहीं, कुशल जी ने पूरी तैयारी किया है। सोचिए सर क्या क्या वजह निकल कर आती हैं छुट्टियों। हाँ, मतलब इसलिए क्या है कि थोड़ा मार्केट तो चलता है, थोड़ा थोड़ा जनरल नॉलेज भी बढ़ना चाहिए ना। ऐसी हमारे लिए भी होनी चाहिए। तभी तो पता चलेगा। ये जब तक पॉइंट हम निकाल के नहीं लाएंगे तब तक सरकार रेगुलेटर्स को पता कैसे चलेगा कि दिवाली की कम से कम 3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। ढंग से दिवाली के दिन भी मोटर ट्रेडिंग करने आ जाओ, है ना। करना हमको अच्छा लगता है मोटर ट्रेडिंग, ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहीं तो कॉम्पनसेट करो भाई। इस साल भी मोटर ट्रेडिंग के बाद वर्किंग है। नेक्स्ट डे अच्छा, एक दिन फिर वर्किंग, फिर तीसरे दिन छुट्टी। अब रात को पूजा वूजा करनी है और पता नहीं क्या, गजब है। एनीवे, चलो ठीक है, आपके ट्रिगर समाप्त हुए। जी अरमान बताइए खबरें। जी हाँ, सबसे पहले OFS अपडेट की अगर आप बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन जो देखें पूरा 100% तो भर ही चुका है। अभी लेटेस्ट अपडेट अगर आप देखें तो 1.4 टाइम्स जो है वहाँ पर रिटेल का हिस्सा बढ़ता हुआ दिखा है। मोंटे कार्लो यहाँ 1.4 टाइम मतलब पूरा हो गया रिटेल। यस ओके, और इंस्टीट्यूशनल 2 गुना हुआ था। यस ओके। मोंटे कार्लो यहाँ पर Q1 का जो अपडेट अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ लगभग आपको 20% के आसपास बढ़ के आती हुई दिखी है। और कंपनी ने अगर आप Q1 की बात करें तो 11 नए जो हैं EBO जो है वो खुले हैं। स्टील कंपनीज पर ध्यान रखें क्योंकि जून में जो क्रूड स्टील का उत्पादन है वो लगभग 14% के आसपास बढ़कर आया है। गेल, BHEL, NTPC यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी बिजनेस की खबर पर जो है मोहर लगती हुई दिखी है। सरकार का कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने पर विचार, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट पर 6000 करोड़ की निवेश की जो है सरकार की योजना है। ग्लैंड फार्मा यहाँ पर US FDA से फॉर्म 483 के साथ एक आपत्ति जो है वो जारी होती हुई दिखी। इनका जो हैदराबाद यूनिट है वहाँ पे जो है एक आपत्ति जारी होती हुई दिखी है। IRCTC यहाँ पर अब Q1 का जो शेयरहोल्डिंग अपडेट आया है उसमें FPI ने थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 6.35% से बढ़ाकर जो हिस्सेदारी है 7% के आसपास कर दी है। और ब्लॉक डील्स की अगर आप बात करें तो GMR पावर जहाँ पे 55 लाख शेयर, जोमेटो 13 लाख, सेटिन क्रेडिट केयर लगभग 15 लाख, ईजमाई ट्रिप 24 लाख, कोल इंडिया 16 लाख, कोटक बैंक 28 लाख और पावर ग्रिड लगभग 1.34 करोड़ शेयर्स के सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें, और कुछ बड़ा एक्शन भी होते हुए दिख रहा है। एक्शन बढ़ाने के लिए हमारे बिल्कुल तैयार है, सारे के सारे एक्सपर्ट्स और दमदार पैनल है आज। पता नहीं मार्केट के हिसाब से सारे लोग आए ये चंद्रयान का लाइव देखने के लिए। 8 लोग एक साथ, मतलब 2:10 पे जुड़ जाए ऐसा कम ही होता है। तो बिल्कुल आप चिंता न करें, जिस चीज़ के लिए आप आए उसका लाइव लॉन्च आपके सामने होगा चंद्रयान का। लेकिन आइए तब तक एक जल्दी से बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, ज्यादातर आईटी स्टॉक सारे चल गए हैं तो अभी ट्रेड सेटअप मैच नहीं होगा क्योंकि 4-5% ऊपर है। मेरे रडार पर एक फार्मा स्टॉक आया है जो अभी चलने के लिए अभी की शुरुआत हो रही है। स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। 702-703 का भाव है। 700 के ऊपर निकलने के बाद इसमें एक मोमेंटम आना चाहिए। 730-735 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस 694 का होना चाहिए। तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क फार्मा, जहां पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई। जल्दी से एक बार मार्केट आउटलुक भी ले लें आशु सर से भी। आशु सर बताएं क्या व्यू है, और साथ ही अगर कोई स्प्रेड है तो वो भी। अनिल जी, व्यू वही
रेंज बाउंड है, 19,250-300 के नीचे निफ्टी नहीं है और 19,550 का ऊपर का लगता है पकड़ बनी हुई है। अनिल जी, एक वो जो डिप आना था जिसकी बात कर रहे थे अनिल जी, वो कल वो एग्जिस्टिंग पोजीशन पे नहीं आया, कल गैप अप खोल के और जो इंट्राडे मारा जोर से, तो अनिल जी वो भी हो गया, फिर निफ्टी में भी हो गया। तो अनिल जी कोई ऐसी दिक्कत मुझे निफ्टी में नहीं लगती है, क्योंकि निफ्टी के कंपोनेंट रोटेशन चलती रहेगी और यही 300-550 का बैंड है अनिल जी, हम ऊपर के बैंड में आ गए हैं। थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं है निफ्टी की, क्या नहीं थी, क्योंकि वो एक्सपायरी कल खत्म हो गई। वो जो व्यू था कि एक शार्प डिप मारेगा, वो पुट के भाव 5 गुना 10 गुना करेंगे, वो कल इंट्राडे ऊपर खोल के वो कर दिया। तो निफ्टी के कंपोनेंट्स में अनिल जी कोई दिक्कत नहीं लगती है। बैंक निफ्टी में अनिल जी अभी भी दम नहीं लग रहा, और एक ये जो आखिरी अब मतलब सपोर्ट है 44,500, मुझे लगता है कि होल्ड करनी चाहिए, लेकिन इसके एक दो कंपोनेंट अनिल जी थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं। तो उसके लिए अनिल जी मेरे पास एक बैंक का एक बियर स्प्रेड है जो मैं देना चाहूंगा। और इससे पहले अनिल जी एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, अशोक लेलैंड जो टॉप पिक है बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक आखिरी हर्डल है 173-74 की, अगर क्रॉस कर गया तो अनिल जी 200 की तरफ है। ONGC लॉन्ग बिल्कुल बने रहना चाहिए। सेल में भी अनिल जी लॉन्ग रहना चाहिए, लेकिन सेल के रिजल्ट बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइसेस अनिल जी थोड़े से डीले हुए हैं, तो शायद रिजल्ट में थोड़ा सा कुछ हो सकता है, तो सेल में पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बाकी अनिल जी पेट्रोनेट, ONGC और जितने भी हमने पिछले दिनों की अनिल जी कैश कॉल्स दी हैं, उनमें किसी में भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है अभी तक, और एक्सेप्ट मन्नापुरम फाइनेंस जो 3-4 रुपए नीचे है बिकॉज वो बैन में चला गया था। तो अनिल जी ये क्विक अपडेट था कि सारे स्टॉक्स में रहना चाहिए, और जो टॉप पिक्स है अनिल जी, जो नंबर 1 है वो अशोक लेलैंड है, सेकंड ONGC इसी रैंकिंग में। और अनिल जी अब एक स्टॉक में बियर स्प्रेड देना है, अगर आप कहें तो मैं आपसे शेयर करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी पहला कैविएट, अगर पिछले दिनों में मतलब पिछले 20-25 एक महीने में अगर किसी स्टॉक में हम गलत गए हैं या मैं गलत गया हूं, तो वो यही स्टॉक था पिछली बार जब आइडेंटिफाई किया था, वो था HDFC बैंक। मुझे लगता है कि अनिल जी HDFC बैंक इस बार का सबसे बड़ा ओवरबॉट स्टॉक बन गया है बिकॉज ऑफ द मर्जर न्यूज, या कुछ भी कह सकते हैं। बट अनिल जी HDFC बैंक है, HDFC के रिजल्ट्स भी हैं, तो ट्रेड कैसे करना है अनिल जी? 1650 की इन द मनी एक पुट लेनी है और 1600 की 2 पुट्स बेचनी है। इसकी कॉस्ट है 10 रुपए इस बियर स्प्रेड की। HDFC बैंक अनिल जी 1650 की एक पुट लेनी है, 1600 की 2 पुट बेचनी है, इसकी कॉस्ट है 10 रुपए। तो अनिल जी ऊपर चला गया तो कोई लॉस नहीं होगा, कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। नीचे कहां तक सेफ है? 1550 तक। अनिल जी कैलकुलेटेड पंट है, देखिए हम गलत जा सकते हैं, और मैंने बिल्कुल कैविएट पहले दिया डिस्क्लेमर कि आई थिंक पिछले अगर 20-25 दिन में या एक महीने में अगर किसी स्टॉक में रॉन्ग गए थे अनिल जी 1600 के आसपास, तो HDFC बैंक में ही गए थे और वहां से एक अच्छी मूव भी आई थी अनिल जी। वो भी बियर स्प्रेड था, 5-7 रुपए का या 10 रुपए का लॉस था। लॉस 10 रुपए की नहीं होती है, ट्रेडिंग व्यू गलत जाना भी इंपॉर्टेंट होता है अनिल जी, तो क्योंकि उसको कोई और इंटरप्रेट कर सकता है, किसी का लॉन्ग है वो काट सकता है, कोई फ्यूचर शॉर्ट कर सकता है, जबकि मैं बार बार इंसिस्ट करता हूं कि ट्रेड इस तरीके से करना है। मैं 10 रुपए की पंट लेके 10 के 40 बनाने के लिए कोशिश कर सकता हूं या ट्राई कर सकता हूं। अगर नहीं गया तो अनिल जी अगेन कुछ ना कुछ तो लॉन्ग शॉर्ट में मिक्स रहना चाहिए। तो अभी जो मुझे एक वीक कैंडिडेट, आई डोंट नो अनिल जी, ओनली प्योरली टेक्निकल डेटा पे कि मतलब इस वक्त बहुत ओवरबॉट है और कहीं ना कहीं ऊपर का अनिल जी ट्रैप हो गया, तो ये प्योरली इस एक्सपायरी के लिए, प्योरली एंड प्योरली इस एक्सपायरी के लिए मुझे HDFC बैंक लगता है प्रेशर में आ सकता है, तो इसका एक बियर स्प्रेड बनाना चाहिए। HDFC बैंक के लिए बेयर स्प्रेड बनाइए। इस एक्सपायरी के लिए 1650 की एक पुट खरीदनी है, 1600 की 2 पुट बेचनी है। ये है आपके लिए आशु सर की राय। आइए कुछ और कॉल्स भी लेंगे, उससे पहले विप्रो जिसके नतीजे आए थे कल शाम को, आज सुबह हम इसके बारे में बात कर रहे थे। नतीजे के पर कंपनी के प्रेसिडेंट और CFO जतिन दलाल ने हम जी बिजनेस के साथ बात करी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ। एक बार सुन लेते हैं उनका क्या कहना है नतीजों को लेकर, आगे के आउटलुक को लेकर। सबसे पहले मैं आपके नंबर्स पर आपकी ओवरऑल कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो कि -2.8% पर आई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या रीजन रहा? बिकॉज आपका गाइडेंस कुछ और था पहले एंड इट्स क्लियरली नॉट मेट। सो मैं कहूँगा भाई कि Q1 का जो प्रदर्शन रहा वो काफी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रहा। हमने जो गाइडेंस दी थी वो -1 to -3% थी। We came at -2.8%, which was within the range. And typically हम जिस तरह से गाइड करते हैं, you could perform anywhere within the range. Some quarters you are above the midpoint, sometimes you are below the midpoint, but that is the reflection of that quarter's external environment. So overall, I would say the revenue performance in Q1 was quite satisfactory. Although ये बात तो है कि ये नेगेटिव है,
बट इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। और मैं ये कहूंगा कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन का प्रदर्शन रहा वो काफी अच्छा रहा। हमने 16% ऑपरेटिंग मार्जिन Q1 में फ्लैटिश रखा है। इसके बावजूद कि जो रेवेन्यू थी उसमें काफी वॉलेटिलिटी रही गिवन द एनवायरनमेंट। तो ये विप्रो के मैनेजमेंट का व्यू। एक बार शरद जी से राय ले लेते हैं। शरद जी, विप्रो नतीजों के बाद बढ़िया है, नतीजे कुछ ज्यादा खास नहीं थे। HCL टेक और TCS भी दमदार एक्शन में, क्या देख रहा है सर बाजार? कमजोर नतीजों पर भी इतना बड़ा रिएक्शन? अब मेरे हिसाब से जो डर का माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा था। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स भी देखें तो ऑलरेडी वहाँ पे थोड़ा सा अपटिक आ गया है, जो आपको नंबर्स में शायद 1 क्वार्टर की डिले से दिखाई देगा। और मुझे लगता है जितना ज़्यादा डर हमको यूएस के रिसेशन का था, उतना डरने की ये गुंजाइश ग्रेजुअली कम होती जा रही है। रेट साइकिल भी वहाँ लगभग अब तय है कि रिवर्स हो रहा है, तो उसका भी इफेक्ट इकोनॉमी पे पॉजिटिव आना चाहिए। और इन स्पाइट ऑफ लिक्विडिटी विड्रॉल, जो इनडायरेक्ट वे से वो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यूएस में बहुत ज़्यादा कोई लिक्विडिटी कर्व हो रही है, रादर लिक्विडिटी एडिशन ही हो रही है, तो वहाँ से भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। रिसेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको लेके सब लोग थोड़ा सा नर्व हो जाते हैं। कोविड की वजह से बेसिस थोड़े डिस्टॉर्टेड हैं, तो उस वजह से भी व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल। बट मुझे लगता है कि ब्रॉडली BFSI में मेजर हिट था, वो लगभग क्लियरली बहुत बेटर वे में हैंडल हो गया यूएस में, और वहाँ से कोई और फॉल आउट होता नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गई है। बाकी सेगमेंट्स में भी मेरे हिसाब से जो एक सेंटिमेंटल अंडरटोन बहुत ज़्यादा निगेटिव थी इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। और ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, अगर आप विप्रो को भी देखें, उन्होंने भी AI से रिलेटेड एक सेगमेंट में काफ़ी बड़े खर्च करने की बात की है। तो पहले और अभी में भारत की कंपनीज में एक मेजर डिफरेंस है कि अब हम लगभग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स के पार पे खर्चा कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट्स में, बड़ी सेगमेंट्स में, चाहे मेटावर्स हो चाहे AI हो। सिमिलरली मुझे लगता है 5G के इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ भी निकल के आएगी, तो IT को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेंटिमेंटली थोड़ा सा वीकनेस थी, बट अब मुझे लगता है कि लार्जली वो सब एब्जॉर्ब हो गया है। अब यहाँ से ठीक ठाक तेजी आनी चाहिए, और जो मीडियन मल्टीपल्स 20-22 के ज़्यादातर स्टॉक्स को मिलते थे वो मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से अगले 2 साल की अर्निंग्स में भी आप अगले 6 महीने में री रेटिंग देखेंगे ग्रेजुअली, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 8 से 10% की री रेटिंग, तो ये दोनों मिला के काफ़ी डिसेंट अपसाइड बननी चाहिए ज़्यादातर स्टॉक्स में। नजर आज सुबह अनिल जी भी यही कह रहे थे, डर का माहौल कम है इस स्पेस में अब करेक्शन के बाद। आइए विश्वेश जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी कॉल। विश्वेश के विशेष बताएं विश्वेश जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए मुझे लगता है मार्केट ओवरऑल रेंज में है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकर है, बट IT 4% अप है एंड सारा का सारा IT पैक बहुत बड़े रेंज में से ब्रेकआउट हो रहा है। तो मुझे लगता है लार्जली तो IT स्टॉक्स कवर हो गए होंगे, पर एक स्टॉक है जो अभी फ्रेश निकला है, वो है LTTS। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज अभी कैश का लेवल बता रहा हूँ 4050 के आसपास चल रहा है, और जिस हिसाब से ये 1.5-2 महीने के कंसोलिडेशन से निकला है, मुझे लगता है ये टेक महिंद्रा और एम्फोसिस वो वाली कैटेगरी में जाता है जहाँ पे बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद मूव आ रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 4300, तो यहाँ एक मात्रा टारगेट होगा 4300 का स्टॉक के करंट लेवल पे खरीदना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव रखेंगे, 3966 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, और टाइम फ्रेम होगा 2 से 3 दिन। तो मुझे लगता है IT स्टॉक्स बाय ऑन डिक्लाइन व्यू है, LTTS इज वन ऑफ देम। ओके, तो L&T टेक इस पर करनी है खरीदारी। विश्वेश जी को पसंद आ रहा है। सुबह आई थिंक सचिन जी की तरफ से भी इस पर बात हो रही थी, स्टॉक में आपको एक्शन आते हुए दिखा भी था। अनिल जी की स्ट्रैटेजी लेते हैं, आज थोड़ा जल्दी ले रहे हैं क्योंकि चंद्रयान लॉन्च बस 10 मिनट दूर है। सीधी साहब भी जुड़ने की तैयारी में। आइए पहले सर की लेंगे स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स हल्की नरमी दिखा रहे हैं। सुबह 60-70 अंक नीचे हो गए थे, वहां से अगर देखें तो अभी सिर्फ 30-35 अंक नीचे है। करीब 7-10 पॉइंट ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। मामूली सी गिरावट आपको S&P फ्यूचर्स में दिख रही है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स स्टेबल है सर, 4 दिन तेजी में रहे हैं। यूरोप के बाजार ठीक ठाक दिख रहे हैं। रुपया आज 4 दिन की स्ट्रेंथ के बाद आज थोड़ा कमजोर मतलब 4 पैसे कमजोर है, और कमोडिटीज में अभी भी एक्शन बना हुआ है। सर बताएं क्या करना है? आराम, इंतजार, टाइम पास। अच्छा, 19,500 पर 19,450 19,400 की रेंज में आएगा तो खरीदेंगे। 19,550 के आसपास 19,600 की रेंज में आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। 500 पे टाइम पास करेंगे। क्यों करेंगे वो बताऊं जी। कोई बहुत ही ज़्यादा डेढ़ होशियार जिसको बोलते हैं, वो ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। कैसे? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किस प्राइस पे है दीप?
19,500 पर, ओके, पुट में भी कॉल में भी। कितने क्वांटिटी का? कितने क्वांटिटी? 1,29,000 पुट में और इतने ही एग्जैक्ट 1,29,000 कॉल्स में। एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, पुट और कॉल दोनों में बराबर, मतलब 1 लाख शेयर भी इधर उधर नहीं, राउंड फिगर 1 करोड़ 30 लाख शेयर मान लीजिए। इसका मतलब क्या है? न इसको 19,400 को नीचे जाने देना है, न 19,600 के पार निकलने देना है। 19,500 का पुट और कॉल दोनों बेचो और प्रीमियम कमाओ। ये कलाकारी चल रही है, पूरा क्लियर कट डेटा ये दिख रहा है। सो घूम फिर के 50 पॉइंट इधर जाएगा, वापस 19,500 पे आएगा, 50 नीचे जाएगा, 19,500 आएगा। इसको टाइम पास यही करना है। समझ गया। अब तक की लाइफ हाई क्लोजिंग मालूम है क्या मिली है? 19,497, ये 6 जुलाई की है। आज लगभग उसके हिसाब से उसके आसपास करने की तैयारी दिख रही है। सो अब अच्छा, ग्लोबल सपोर्ट आज नहीं के बराबर, न तेजी का है न मंदी का। सो आई थिंक आज कोई बड़ा मूव अभी तक आने के चांस कम दिख रहे हैं। 3 बजे के पहले अगर 400-450 की रेंज में आए तो वहाँ खरीदेगा, 550-600 की रेंज में आए तो वहाँ प्रॉफिट बुक करेगा। 19,500 पे कोई ट्रेड बनता नहीं, क्योंकि एकदम पोजीशन वैसी है, अनलेस कि आप कॉल बेचे तो या पुट बेचे तो, मतलब ऑप्शन खरीद के पैसा नहीं बनेगा, ऑप्शन बेच के शायद बन सकता है। ये एक चीज़। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम कलाकारी चल रही है। 44,700 के लेवल पर बैंक निफ्टी के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कितना? 31 लाख शेयरों का, ठीक है। और 44,700 के कॉल पे कितना है दीप? कितना? 31 लाख शेयरों का। दोनों 44,700 पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ने 31 लाख शेयर पे। हालांकि यही एक फ़र्क इतना ही है कि बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग थोड़ी ज़्यादा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 45,000 पर है, जो कि 54 लाख शेयरों का है। तो बैंक निफ्टी में एक डेटा जो साफ दिख रहा है वो ये 44,800 से 45,000, ये 200 पॉइंट की रेंज परफेक्ट सप्लाई जोन है, ठीक है। और नीचे 44,700, उसके बाद अगर इसके नीचे टिके 3 बजे तक तो 44,500 की जगह खुल रही है, वहाँ पर अगला सपोर्ट होगा। तो 3 बजे तक बैंक निफ्टी की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 44,700 के नीचे ज़्यादा देर रहे ना, ये थोड़ा सा रिस्की है। सो लॉन्ग पोजीशन में बैंक निफ्टी में रहना थोड़ा सा रिस्की है, निफ्टी बेहतर है। ओके, निफ्टी थोड़ा बेहतर है, ये डेटा में है। गॉट इट सर, सिंपल। चलिए आइए बढ़ते आगे, और एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी है, और अगर वो तैयार है तो हम पहले बड़ी खबर ले लेते हैं, और नहीं तो फिर हम सेठी साहब के पास जाएंगे। आइए, तो हमारे संवाददाता नई दिल्ली से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में है। अनुवेश हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री पर और डिफेंस कंपनियों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, समझ रखते हैं। आइए जानते हैं, चलते हैं अनुवेश के पास। क्या है बड़ी खबर, अनुवेश बताएं। 17 तारीख को अर्जेंटीना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो नई दिल्ली आ रहे हैं। वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर से मिलेंगे, और पिछला जो पेरिस में एयर शो हुआ था वहाँ पे HAL के साथ एक डील साइन की थी अर्जेंटीना की एक कंपनी ने, और उसमें ये बताया गया था कि लगभग 15 फाइटर जेट HAL जो तेजस Mark 1 है वो अर्जेंटीना हिंदुस्तान से खरीद सकता है, HAL से खरीद सकता है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर्स जो पर भी बात चल रही है। इस डील का जो कुल कीमत है वो लगभग 8,600 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है अभी। तो 17 तारीख को जब अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत पधारेंगे तब ये संभावना बताई जा रही है कि HAL के साथ ये जो डील है ये साइन हो सकती है। इससे पहले हम ये भी बताना चाहेंगे कि इससे पहले लगभग 3 महीने पहले फरवरी के महीने में जब पेरिस में एयर शो हुआ था वहाँ पे एक MOU साइन हुआ था HAL के बीच में और अर्जेंटीना की एक कंपनी है उनके बीच में। और उसके बाद लगभग पिछले महीने भी एक उनकी बातचीत तब से चल रही है, और इस बार के जो डिफेंस मिनिस्टर अर्जेंटीना के हिंदुस्तान आएंगे उसमें ये डील साइन होने की संभावना बताई जा रही है। कि तो अर्जेंटीना के साथ ये तो नया सुनने में है। अनुवेश, अर्जेंटीना का तो नाम पहली बार ही आया है सामने जहां इसके साथ डिफेंस डील हो रही है। जी, ये पहला डिफेंस डील होगा, बड़ा डिफेंस डील होगा जिसमें 8,600 करोड़ के लगभग का अमाउंट शामिल है। लेकिन ये जो डील है ये अभी रिसेंटली नहीं हुई है, ये लगभग पिछले 4-5 महीनों से बैक ऑफ द चैनल पे ये बातचीत चल रही थी। एक पेरिस शो हुआ था जहाँ पे सबसे पहले इंडिया ने HAL Mark 1 को डिस्प्ले किया था पेरिस एयर शो में, और उसके बाद तब इजिप्ट ने और अर्जेंटीना ने दोनों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था। लगभग 20 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स जो है वो इजिप्ट ने इंटरेस्ट दिखाया था और 15 एयरक्राफ्ट का इंटरेस्ट अर्जेंटीना ने दिखाया था। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये अर्जेंटीना के साथ एक बड़ा डील हो रहा है जो पहली बार होने जा रहा है।
ये बड़ा डेवलपमेंट होता दिख रहा है HAL के लिए। बड़ा ऑर्डर 8,675 करोड़ का बड़ा ऑर्डर होगा। 17 जुलाई को अर्जेंटीना के विदेश रक्षा मंत्री आ रहे हैं भारत के दौरे पर। 17 जुलाई मतलब सोमवार। ओह ओके, जल्दी हो जाएगा। 15 HAL तेजस फाइटर जेट की डील संभव है। ये बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एक क्विक कॉल जल्दी से लेने का टाइम है। 1 मिनट में जल्दी से एक बार जरा शरद जी जरा HAL पर राय दें, बड़ी डील यहाँ पर। पॉजिटिव डेवलपमेंट है सर, और मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है डिफेंस के लिए। HAL वगैरह में अभी भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव नहीं है, तो मुझे लगता है ये जो फाइनलाइजेशन है इस पे भी पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में अभी भी मेरे हिसाब से बुलिश रहना चाहिए। यहाँ से भी मेरे हिसाब से 30 से 40% अपसाइड ज़्यादातर डिफेंस स्टॉक्स में आपको मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए HAL पर राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। स्टॉक हल्के से लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आइए इस बीच अब ताज़ा तस्वीरें आपके एक तरफ साइड में दिखाने का वक्त भी आ गया है, क्योंकि तैयारी है 2:35 पर हम आपके सामने चंद्रयान 3 का लॉन्च सामने रखेंगे। तब तक आइए सेठी साहब के लिए एक बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर पहली पिक। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी समय को ध्यान में रखते हुए एक ही पिक देता हूँ अभी, बाकी की चंद्रयान के लॉन्च के बाद तो देता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, बताओ। तो अनिल जी जो एक उसके पहले एक छोटा अपडेट भी है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो ट्यूसडे को रिकमेंड किया था 4000 के लेवल पे, अभी 4500 पे ट्रेड कर रहा है। और वैसा ही एक स्टॉक पिक्स ट्रांसमिशन मैंने 950 के लेवल पे 28 जून को दिया था, उसमें आज 20% का सर्किट है, 1204 पे है। और अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है एक IT कंपनी है, मिड कैप IT स्टॉक है, न्यूजन सॉफ्टवेयर, जो अभी 658 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, मतलब जितनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज है फ्रॉम वर्क फ्लो ऑटोमेशन टू डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट टू इमेजिंग, ये सब प्रोवाइड करती है। फिर एन्युटी बेस्ड एक रेवेन्यू मॉडल है जिसके अंतर्गत ये अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचते हैं। फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म है इनके पास, अब 550 कस्टमर्स है, अराउंड 73 कंट्रीज। फिर न्यूजन 1 करके इनका एक प्लेटफॉर्म है फॉर ऑटोमेशन एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। 23 पेटेंट है इनके पास इंडिया और USA में, और कई सारे पेटेंट्स इनके पेंडिंग है। और आजकल कंपनी का एक मेजर फोरे है इनटू जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंटेंट सर्विसेज, सर्च ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट जनरेशन। बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल्स है, कोई डेट नहीं है जो आमतौर पे सभी IT कंपनीज के साथ होता है। एक हेल्दी बैलेंस शीट है, एबिटा मार्जिन है 22%। फिर इस मार्च तिमाही के नतीजे भी बहुत ही अच्छे थे। 78 करोड़ का पैट था जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 48 करोड़ के सामने एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। और इसमें FIS-DIS भी 22% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 4.15%, और इन्होंने पिछले क्वार्टर में ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। फिर गोल्डमैन सैक्स है, मलाबार है, HDFC है, और कई रिनाउंड इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है। स्टॉक को खरीदने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 690, स्टॉप लॉस ऑफ 645। राय सर दूसरा स्टॉक। अनिल जी आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जो अभी 247 के लेवल्स पे है। पहले इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 265 का, स्टॉप लॉस रखना है 240 का। ये भारत की सबसे बड़ी मेज या कॉर्न प्रोसेसिंग कंपनी है, और आउटसाइड ऑफ चाइना एशिया की सबसे बड़ी कॉर्न प्रोसेसर है। एक जबरदस्त फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। सेठी साहब माफ कीजिए, आपको रोकना है बीच में, एक बार फुल फ्रेम पे तस्वीर दिखाइए। बस चंद्रयान 3 लॉन्च होने की तैयारी में है और काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, आप सुन सकते हैं। 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। ये है चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो चुका है और अंतरिक्ष कक्षा में जाता हुआ आपको नजर आएगा, और सारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के चेहरों पर बड़ी खुशी और देश के प्रति सम्मान के नारे लगते हुए इसरो में इस वक्त आप देख सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन भारत के द्वारा इस वक्त होता हुआ। श्री हरिकोटा से ये ताज़ा तस्वीरें आपको आती हुई दिख रही है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर। चंद्रयान 3 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में चांद पर पहुंचने वाला ये पहला यान होगा, और इसका बड़ा महत्व है। और हिंदुस्तान चौथा ऐसा देश होगा विश्व में इस यान को
अंतरिक्ष में चंद्रमा के धरातल पर पहुंचाने के लिए। तो बड़ा मिशन आज कामयाब होता हुआ दिख रहा है, लॉन्च हो चुका है। आगे जो भी बड़े डेवलपमेंट्स होंगे वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं चांद की सतह पर पहुंचने की तैयारी चंद्रयान 3 की, जो इतने समय से चल रही थी और अब वो पूरी होती हुई दिखी है और इसका लॉन्च हो चुका है। अनिल जी, आपको मालूम है ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जी, क्योंकि 2008 में इंडिया ने एक ऐसी डिस्कवरी करी थी जो आज तक किसी और देश ने नहीं करी थी। वो है मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स की जो डिस्कवरी हुई थी, वो इंडिया के फर्स्ट चंद्रयान मिशन 2008 में था, उससे हुई थी। तो 2019 में हम साउथ साइड ऑफ मून, डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं, वहां पर लैंड करने की कोशिश कर रहे थे। इसी के फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए वो अनफॉर्चुनेटली राइट टुवर्ड्स द एंड कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया। अब ये दूसरा अटेम्प्ट है, वहीं पर डार्क साइड ऑफ द मून जा रहे हैं और इसका और कॉन्फर्मेशन और रिसर्च और डेटा एनालिसिस कनेक्ट करने के लिए। तो पहली बार जब वाटर मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हुई थी वो चंद्रयान 1 मिशन की तरफ से 2008 में हुई थी। तो वो उसका एक्सटेंशन ये माना जाए तो काफी बड़ा साइंटिफिक डेवलपमेंट है, हमारे लिए नहीं पूरे ग्लोब के लिए होगा ये। बिल्कुल लेकर आएगा सर, कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। और अगर कुछ बड़े ऑब्जर्वेशंस, बड़ी बातें चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा को लेकर पहुंचती है तो बहुत ही एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। तो एक बार फिर से हिंदुस्तान के सारे वैज्ञानिकों को, इसरो के सारे जो सहयोगी हैं जो वहाँ पर बड़ी मात्रा में लंबे समय से इस पूरे मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए जुटे हुए थे, उन सबको और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। वो विजुअल्स क्या बढ़िया लगेगा ना, ऐसे है ना, उड़ के गया था वहाँ से। आपने एक वो ट्वीट भी डाला था, 2 प्रीवियस मिशंस को कंपेयर करते हुए, उस समय क्या था और तब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या है। एक ज़माने में हमें साइकिल पर लेके जाना था और अब आज तो हिंदुस्तान में दिमाग के मुकाबले में, ब्रेन के मुकाबले में किसी चीज़ की कोई कमी है नहीं। लेकिन फाइनली एक बड़ा मिशन भारत के लिए कामयाब होता हुआ आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। और अब सेठी साहब हैं, सेठी साहब कुछ बता रहे थे। एमटार टेक्नोलॉजी, हाँ, उसका रोल है इसमें। बिल्कुल, एमटार टेक्नोलॉजी उनका पूरा कंट्रीब्यूशन भी है। और एमटीआर टेक्नोलॉजी के सारे जो प्रोमोटर्स हैं वो एक्स इसरो हैं, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में बड़ा योगदान दिया है। और इसलिए प्रमोटर्स के प्रति, कंपनी के प्रति जो हमारा सम्मान है वो इसलिए भी है, बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं वो लाजवाब है। बिल्कुल सर। आइए सेठी साहब हैं अगर लाइन पर, तो शायद सेठी साहब दूसरा स्टॉक आपने कुछ बताया था, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, इफ आई एम राइट। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो अनिल जी ये जो भारत ने आज वापस जो अचीव किया है उसके लिए आपको, दीपांशु को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मतलब और एमटार टेक्नोलॉजी की अभी बातें हो रही थी, ये स्टॉक भी हाल ही में मैंने मतलब सोमवार को ही रिकमेंड किया 1900 में, आज 2150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। राइट, जबरदस्त तूफानी तेजी उस स्टॉक में भी हो रही है, बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। अनिल जी, जो मेरा स्टॉक था दूसरा आफ्टर न्यूजन सॉफ्टवेयर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जो मैं बता रहा था, ये मेज और कॉर्न प्रोसेसिंग करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी और एशिया की आउटसाइड ऑफ चाइना लार्जेस्ट कंपनी है। और बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, डाबर, पतंजलि, आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, कारगिल, सबको कैटर करती है। 30% से ज्यादा रेवेन्यूज इनके एक्सपोर्ट से आते हैं, जो मेनली साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका एक्सपोर्ट करती है कंपनी। और कंपनी अब अल्कोहल और एथेनॉल के सेगमेंट में भी फोरे कर रही है, तो जहां से अच्छी उम्मीदें हैं। फिर ये एक फर्मेंटेशन बिजनेस का भी इनका एक कारोबार करने जा रही है, जो कि एक प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटी है, एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बिजनेस रहेगा ये। और इन्होंने अपने मालदा और उत्तरांचल प्लांट में कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है, उसका भी फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और अनिल जी, हाल ही में हम 1-2 दिन पहले सुन रहे थे, सरकार ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को बैन किया है भारत से, तो उसका मुझे लगता है एक इनडायरेक्ट बेनिफिट, चूंकि ये मेज एक्सपोर्ट करती है तो इसको होना चाहिए, तो वो भी एक प्ले होगा। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18%, डेट इक्विटी रेशियो 0.09, और वैल्यूएशन के लिहाज से 17 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। और बाकी एफआईएस डीआईएस भी बुलिश है, और इसमें भी कोइंसिडेंटली मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टेड है, 1.62% इसमें भी ओन करते हैं, कॉमन हो गया दोनों स्टॉक में। बाकी इस स्टॉक पे बुलिश हूँ, और मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 265, स्टॉप लॉस रखना है 240 का। ओके, तो 265 का टारगेट, 240 का स्टॉप लॉस, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, और 690 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है न्यूजन सॉफ्टवेयर। 2 बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं, हिटमैन हिमांशु के लिए। बताएं सर।
Good afternoon, Deep. Good afternoon, Anil ji. Congratulations on the successful launch. और साथ में अनिल जी, दीप, दो अपडेट्स थे कि कल हमने जब TCS और एक्सेल टेक के नंबर्स आए थे उसके बाद कल सुबह के शो में आईटी स्टॉक्स में जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग थी, तो वहां पर टेक महिंद्रा में एक कॉल ऑप्शन सुझाया था, 1220 रुपए तक की अपसाइड का डिस्कशन किया था। और फिर दोपहर में आशीष के साथ इन्फोसिस में भी एक बोल्ड कॉल दिया था 1420 रुपए तक की मूव के लिए। तो दोनों में ही टारगेट सेट होते हुए नजर आए हैं, जबरदस्त तेजी आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली। अब दीप, आज के लिए जो स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर्स का, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। दीप, ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा था और काफी समय की एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में बनता हुआ नजर आया। अब रीसेंट प्राइस एक्शन ये सजेस्ट कर रहा है कि ये इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 1342 1344 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 1330 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 1365 1375 रुपए तक के दो टारगेट्स आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है, तो टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, टीवीएस मोटर्स खरीदारी करें। चलो, फाइनली आईटी के अलावा कुछ तो पसंद आया लोगों को। मुझे तो इसी में खुशी है कि इसके अलावा भी कहीं और तेजी है, नहीं तो पता चला कि सिर्फ और सिर्फ आईटी में तेजी है। आइए, और कहाँ तेजी या मंदी बता रहे हैं सुमित जी। बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। तरह के मार्केट में दीप बड़ा मामला बड़ा मुश्किल है कि ये आइडिया लगाना कि सुमित जी कॉल कौन सा देंगे। हाँ, बाय को आशु जी बैठे हैं, सेल कॉल भी आ सकता है। बैंक निफ्टी ढीला भी है। करेक्ट सर। निफ्टी को देखे तो लगता है बाय कॉल भी होगा, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला। सुमित जी, जरा कंफ्यूजन दूर करें प्लीज। आपने एकदम सही कहा अनिल जी, कंफ्यूजन बहुत पूरे दिन जारी रहती है। हाँ। कभी बाय का स्टॉक रडार पे आता है, कभी सेल का स्टॉक रडार पे आता है, और जब साइडवेज मार्केट होता है ना, तब दोनों तरफ के कॉल्स मिलते हैं। तो अभी जो आया है रडार पे वो बाय साइड का स्टॉक आया है और ऑटो सेक्टर के अंदर मोमेंटम बना है, तो ऑटो सेक्टर का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। इसका अभी भाव चल रहा है 3120 3125 3125, और आपको भी और पैनल पे सभी लोगों को ये स्टॉक पसंद है। स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटो के अंदर मोमेंटम बन रहा है। हीरो मोटो कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक करने को तैयार है और पिछले 4-5 दिन की छोटी छोटी गिरावट के बाद अभी वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 3070 3075 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 3075 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें हीरो मोटोकॉर्प। ऊपर में 3175 3225 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2-4 दिनों का व्यू लेके खरीदारी करें। 3175 3225 ऊपर में टारगेट होगा, नीचे में 3075 का स्टॉप लॉस होगा। बात यह है कि दो पहिया वाहन भी दौड़ने को तैयार हैं और टीवीएस मोटर के बाद हीरो मोटोकॉर्प में भी आ चुकी है खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। चलो, आईटी के बाद ऑटो, ये सेक्टर फोकस में आता हुआ दिख रहा है। फोकस में आ रहे हैं पूरे 45 मिनट बाद कुणाल जी और राकेश जी भी। ऐसा आमतौर पर कम ही देखने को मिलता है कि 45 मिनट तक कुणाल जी और राकेश जी के मुख से वचन न सुनने को मिले। बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। इतने लंबे समय तक सिर्फ घर पर चुप रहने वाले कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिल्कुल बच चुका है। बताएं सर अपनी पिक। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है ऑटो स्पेस से एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स को देखें तो नए लाइफ टाइम हाई पे आ गया है, अनचार्टेड टेरिटरी ब्लू स्काई जोन में आया है, तो आज लेके मंडे को बेचने के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो एस्कॉर्ट्स में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, चुप रहने की वजह अनिल जी है कि मंत्रमुग्ध हो गए अनिल जी हम लोग। ये जो विजुअल्स देखे अभी अभी, तो अनिल जी दिल को छू गए अनिल जी, बहुत भावुक हो गए। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार विजुअल्स थे। तो आप सभी को अनिल जी, हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और अनिल जी खरीदारी की राय एस्कॉर्ट्स पे है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2350 की एक हर्डल है जिसको स्टॉक ने पार किया है। हमने 2-3 दिन पहले भी खरीदारी की राय दी थी, तो बाय करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें, 2350 2350 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट इस स्टॉक के लिए होगा 2450 का, इवेंचुअल टारगेट 2500 का। खरीदारी की राय है एस्कॉर्ट्स। ओके, एस्कॉर्ट्स में करें खरीदारी और बार बार लगातार जबरदस्त तेजी के साथ स्टॉक दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से भी खरीदारी की राय आती हुई आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। और जिस तरह से बाय और सेल बहुत तगड़े कॉल्स सुमित जी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है एक बार सुमित जी के इन प्रयासों के ऊपर आशु जी की विशेष टिप्पणी लेना जरूरी है। आशु जी, कुछ स्पेशल कमेंट्स? नहीं अनिल जी, मुझे ना मतलब आपके थ्रू सुमित से आपकी ऑब्जर्वेशन पूछनी थी। जैसे आपने
कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं कि सिद्धार्थ ने कभी आज तक नोटा यूज नहीं किया, या कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जिसका अनिल जी आंसर, मतलब आपकी कंफर्मेशन और सुमित का आंसर। जी अनिल जी, जब सुमित बाय वो जो कविताएं यूज करता है, वो जब जैसे बाय कॉल देता है कि जिसके नाम में है पावर, उसमें है हम बायर, अनु मलिक टाइप वाली जो कविता है, या फॉर एग्जांपल जो लगाने को तैयार है, या लाइक जो लगाने को तैयार है 6, अब वो है IEX और अब लेना नहीं ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ बाइंग में नहीं, ये जो चार्ट पे नहीं दिख रहा है गुड, वो है जुबिलेंट फूड, ऐसा। अनु मलिक स्टाइल वाली। हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारी, इससे है हमारा संबंध, ये है बंधन, इसको लेना है। तो अनिल जी ऐसे ना लेने में तो हमेशा ये कविताएं आती हैं, पर ये सारी सेल कॉल्स दी है सुमित ने पिछले दिनों में, और जब मैं नोटिस कर लूं सेल में कभी ये कविताएं नहीं आती, तो ऐसा बायस बिहेवियर क्यों है? ये आरोप लगा रहे हैं आप। मैं तो ये प्रूव कर चुका हूं पहले से। उस दिन आप शायद शो पे थे नहीं, आप थे नहीं शो पे। मैंने तो बोला, मैंने कहा सेल में कहाँ चली जाती है आपकी क्रिएटिविटी, शॉर्ट वाले कॉल में, लॉन्ग वाले में तो सब निकल जाते हैं। हाँ, मैंने पूछा है पहले ऑलरेडी, आप नहीं थे तब भी पूछा। सुमित जी जवाब दीजिए, आशु जी जानना चाहते हैं। जनरल न्यूज चैनल की तरह मैं पब्लिक डिबेट ओपन कर रहा हूँ। जी सुमित जी जवाब दीजिए। अनिल जी, पहले तो अभी जिस तरह से आशु जी ने कही है, मैं उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं बोलता कविता। कोई दूर दूर तक कोई मेलजोल नहीं है उनके बोलने और मेरे बोलने में। दूसरा अनिल जी, बाय साइड में ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि ज्यादा टाइम पे मार्केट तेजी में रहता है। मंदी में मार्केट कुछ दिनों का रहता है। जैसे बोलते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप तेजी आती है तो 6 महीने 12 महीने तेजी आराम से रहती है, और मंदी आती है 1 महीने 1.5-2 महीने के लिए। और मंदी के अंदर भी मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं। जैसे एक स्टॉक निकाला था ICICI Pru, इसमें बिकवाली हुई है शुरू। वन स्टॉक दैट इज नॉट लुकिंग गुड इज जुबिलेंट फूड। तो मंदी में भी निकाले हैं, लेकिन मंदी में थोड़े कम निकाले हैं कंपेयर टू तेजी। हाँ, ये बात तो ठीक है, कोशिश तो करते हैं मंदी में भी क्रिएटिविटी की। पॉइंट नोटेड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। ओके जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए अनिल जी, जो ये हमारे सुमित जी क्रिएटिविटी करते हैं, कविता करते हैं, इसके लिए अनिल जी प्रेरणा की जरूरत होती है। अब उनको प्रेरित ही मान लीजिए तेजी करती हो तो अनिल जी इसमें वो क्या कर सकते हैं? अनिल जी कवि तो प्रेरित होगा तभी कविता कर पाएगा। तो ये सारा खेल प्रेरणा का है। अनिल जी आपको कैसे पता चला कि प्रेरणा की जरूरत होती है ऐसे मामलों में? कौन सी प्रेरणा? अनिल जी मैंने अनिल जी प्रयास मैंने भी किए हैं अनिल जी, और प्रयास में सफलता नहीं मिली तो जाहिर सी बात है कि मेरे को प्रेरणा नहीं मिली। लेकिन अनिल जी इनको सफलता मिल रही है तो जरूर प्रेरणा होगी अनिल जी। ओके कुणाल जी, वी अंडरस्टैंड योर पेन। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, वागले साहब की तरफ से भी विशेष टिप्पणी है फिर बिगुल जी। सर बताएं। अनिल जी सुमित जी को पहले पूछिए, प्रेरणा है, कामना है, उपासना है, जो भी है वो उनको स्पेसिफाई करने दीजिए, फिर बात करने दीजिए। और कुछ नहीं है, सुमित जी की भावना है बस। अच्छा भाई, जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। जी सुमित जी। अनिल जी, मेरी ना तो प्रेरणा है, ना मेरी भावना है, ना मेरी श्रद्धा है, ना मेरी कविता है। मेरी तो अनिल जी एक ही है, घर पे स्वाति। बहुत बढ़िया। आज आपके ना अगले 50 साल का आपका दाम्पत्य जीवन सफल रहेगा, इसकी गारंटी हो गई। चलो एक आदमी तो सुखी हुआ घर पे। चलिए बहुत बहुत बधाई सुमित जी, टाइम से आपने एकदम बॉल को सही स्ट्रेट ड्राइव मार के खेल लिया। आइए बढ़ते आगे। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट के आने वाले हैं रिजल्ट्स। कल आएंगे रिजल्ट्स, आइए अनुमान जान लेते हैं। नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए नतियों का अनुमान। नूपुर बताएं। सर चीटिंग तो हो चुकी है इसमें। हाँ कैसे? क्योंकि आएगा तो हमें पता ही है आंकड़ा क्या आएगा, क्योंकि वो अपडेट आया था। अच्छा। तो मार्जिन इस बार एक्सपेक्ट है कि मेंटेन रख सकती है कंपनी। क्रॉस मार्जिन में एक्सपेक्टेशन है कि सुधार के आ सकते हैं। जो कंपनी ने अपडेट दिया था उसके हिसाब से अगर देखें तो स्टैंड अलोन आय इस बार करीबन 18% से बढ़कर 11,580 करोड़ के आसपास आती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि अनुमान था कि 22% की ग्रोथ आएगी, लेकिन 18% की ही ग्रोथ आई, तो यहाँ पे कमजोरी
ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन जो हमने देखा है कि रॉ मटेरियल के प्राइस घटे, उसके चलते ग्रॉस मार्जिन में आपको इस क्वार्टर में सुधार दिख सकता है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 13% से इस बार बढ़कर आने की उम्मीद है, 1140 करोड़ के आसपास, और मार्जिन देखेंगे तो 10% के इस बार आ सकते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में जो बदलाव हुए हैं उसके चलते थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट आते हुए दिखेगा मार्जिन को, और अकॉर्डिंगली मुनाफा भी 9% के बढ़कर आ सकता है। और महंगाई के चलते हमने देखा है कि डिस्क्रिशनरी जो स्पेंड्स होते हैं उसमें कटौती करते हैं लोग, जिसके चलते जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है कंपनी के, उसकी सेल्स अभी भी इतनी उभर कर नहीं आई है जो पिछले साल थी। उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। जून तिमाही में कंपनी ने 3 नए स्टोर्स खोले और अब तक 327 हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री तो आती नहीं है, तो उस पर नज़र रखनी नहीं है हमें, लेकिन फिर भी मार्जिन 10% के अगर होते हैं तो ये पॉजिटिव हो सकता है स्टॉक के लिए। एवेन्यू सुपरमार्ट, कुणाल जी से एक बार राय तो बनती है सर। जरा देखें, बीच में थोड़ा अच्छा स्पाइक आया था जब अपडेट आए थे, आई थिंक स्टॉक पर थोड़ा एक्साइटमेंट भी बढ़ा था, उसके बाद रेंज में ही रहा है 3800 पर। एक बार चार्ट्स कुणाल जी। देखिए काफ़ी समय से कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है। दीपांशु, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद कंसोलिडेशन फिर से हावी हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो चार्ट ठीक ठाक है। मुझे लगता है कि लंबे अवधि के निवेशकों को बिल्कुल बने रहना चाहिए। मेजर सपोर्ट 3500 रुपये के आसपास है, तो थोड़ा और करेक्ट हो जाए तो उन स्तरों पर अक्यूमुलेट करें। मुझे लगता है वापस से मध्यम से लंबी अवधि में स्टॉक 5000 के लेवल्स को पार करेगा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए। और डिस्क्लेमर यह है कि इसमें बहुत लंबे समय से मेरा निजी निवेश भी है। बिल्कुल, तो नज़र बनाए रखें एवेन्यू सुपरमार्ट इस पर, और आने वाले हैं इसके नतीजे। यूनिकेम के नंबर्स भी आपके सामने आते हैं, दिख रहे हैं। स्टॉक करीब 1.5% ऊपर है नंबर्स आने के बाद, तो इसमें भी थोड़ा एक्शन। हिमांशु जी के पास चलते हैं। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। दीप, गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करके चलने की सलाह है। रियलिटी स्टॉक्स, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों ही काफी अच्छी वीकली क्लोज दे रहे हैं, बट फिलहाल मेरे रडार पर गोदरेज प्रॉपर्टीज आया है, जिसमें काफी अच्छा एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है, और सुबह की तेजी को स्टॉक वापस से एक्सटेंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1725 रुपए तक के टारगेट्स के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करके चलने की सलाह है, और स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर 1660 रुपए का, 15-16 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीदारी करने की राय। आइए एक बिल्कुल विश्वेश जी के लिए भी विश्वेश का विशेष। विश्वेश जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, आईटी सेक्टर मोमेंटम में है, लेकिन जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में प्ले आउट हुआ है उसमें से स्टॉक जो है डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है, 100 के लेवल को तोड़ा है। मुझे लगता है डॉलर अगेंस्ट ऑल मेजर करेंसीज लाइकली टू वीकन, दैट मीन्स रुपए विल स्ट्रेंथन। तो मेटल इन जनरल शुड गो गुड। तो एनएमडीसी भी अच्छा लग रहा है, और दूसरा स्टॉक जो मुझे अभी अच्छा लग रहा है वो है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। अभी 88-35 के आसपास चल रहा है, कैश के लेवल में। अनिल जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे 86 का स्टॉप लॉस लेके अगर खरीदारी करें तो आने वाले वीक में 95 तक के लेवल देखने मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेजर ट्रेड मुझे दिख रहा है वो है 90 रुपीज़ के कॉल में, महज ये 1.5 रुपये के आसपास मिल रहा है। अनिल जी, मुझे लगता है इसको अगले वीक तक होल्ड करना चाहिए। आई थिंक अपसाइड में हम 3 और 5 रुपए के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है और स्टॉक का पुट कॉल रेशियो 0.5 के आसपास है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ का कॉल है और सामने पुट खाली 1.5 करोड़ का है, और इतने बड़े रेंज में से निकला है। मुझे लगता है कॉल राइटर्स आर गोना गेट कॉट ऑन द अपसाइड। तो 95 का व्यू है ऑन नाल्को, 85 का अंडरलाइंग पे स्टॉप लॉस होगा। 90 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 1.5 रुपये, 1 रुपये 60-70 पैसे की रेंज में, वहां पे 75 पैसे का स्टॉप लॉस रख के अपसाइड में टारगेट 3.5 रुपये और 5 रुपये। कॉल ऑप्शन के जरिए भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खरीद कर जा रहे हैं तो फिर 95 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके भी चल सकते हैं, और स्टॉक में आपको थोड़ा एक्शन भी बनते हुए दिख सकता है। नाल्को मेटल काउंटर है ही जो आपको मूव दिखा सकता है, और अच्छी तेजी इसमें बनती हुई दिख रही है। एक बार शरद जी से भी राय लेते हैं। शरद जी, कोई मेटल स्टॉक जो आपके रेडार पर हो? अच्छा रिवर्सल आ रहा है, कई सारे मेटल स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से तेजी में, और डॉलर के गिरने से बेस मेटल प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं सर। थोड़ी बहुत और रैली की तो अक्रॉस द बोर्ड हम उम्मीद कर रहे हैं। जैसे टाटा स्टील में हमारे लक्ष्य 135 रुपए के आसपास के हैं, नाल्को में 110 रुपए के आसपास के हैं, सेल में 9500 रुपए के आसपास तक के हमारे लक्ष्य हैं, तो वहाँ तो लगभग हो गए।
बट सिर्फ प्योर मेटल प्ले से ज़्यादा मुझे लगता है हिंदुस्तान कॉपर एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट उनके सेल्स का ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, मार्जिन वोलेटिलिटी भी कम होनी चाहिए और कॉपर में नई कैपेसिटी आने में भी टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली हिंदुस्तान कॉपर एक बेटर है। फ्लोट नहीं है ज़्यादा, बट हिंदुस्तान कॉपर मुझे लगता है कंपैरेटिवली कम साइक्लिकल रहना चाहिए विज़ावी बाकी मेटल स्टॉक, क्योंकि ज़्यादातर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर मुझे लगता है प्रेफर्ड पिक होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए मेटल शेयरों पर राय। टमाटर के दाम आजकल लेटेस्ट पता है किसको? दीप आपको तो क्या पता होगा, आपको कहाँ टमाटर आपको ये टेंशन नहीं है मुझे। ये तो बहुत खुशकिस्मत आदमी। अच्छा, किसको टमाटर के लेटेस्ट भाव किसको पता है आज के या कल शाम तक के? एनीवन? अब तो कोई बोलेगा भी कैसे, बोलने में भी ऐसा लगता है कि मैं लाता हूँ, ऐसा वो प्रूव हो जाता है ना। अच्छा, हम ये मानेंगे कि आप में से कोई लाया नहीं है, कोई लाके आपको घर पे, आपके घर पे टमाटर आए और किसी ने बताया कि ये भाव है, अब तो बता दो। हाँ कुणाल जी, सवाल गलत पूछा था पहले मैंने। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, भाव तो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल 120-30 के आसपास होंगे, लेकिन अनिल जी स्वाद जो है टमाटर का वो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया है। मैंने 2-3 दिन टमाटर की सैंडविच खाई अनिल जी, तो बिल्कुल भी बेस्वाद टमाटर आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये पता नहीं अनिल जी मौसम का ये असर है या ये दामों के बढ़ने की वजह से है, लेकिन टमाटर अब बिल्कुल स्वाद नहीं दे रहे हैं। बीच में मैंने सुना डबल सेंचुरी भी मारी थी, 200 रुपए तक भी पहुंचा था एक बार जगहों पर। ये सर जी बंसल जी। अनिल जी, अब 120 रुपए किलो टमाटर लेंगे तो अनिल जी टमाटर का स्वाद कहाँ पे आएगा? 200 रुपए का भाव है, 120 में ले रहे हैं, तो पता नहीं क्या खरीद रहे हैं और क्या खा रहे हैं। 10 किलो आ जाते थे एक ज़माने में 120 रुपए में। हाँ, और वो भी अच्छी क्वालिटी वाले, एकदम लाल लाल गोल मटोल। आइए, तो अगर आपको टमाटर में स्वाद नहीं आ रहा है कुणाल जी, तो ये जो पूरी की पूरी रिसर्च आपके सामने पेश की जा रही है, ये आप ही के लिए है और उन सब लोगों के लिए, या तो जिन्हें टमाटर में स्वाद नहीं आ रहा है या फिर जिनका टमाटर का भाव जिन्हें पसंद नहीं आ रहा। तो आइए, क्या कुछ एक्शन में टमाटर के चलते डाबर, ये है बड़ा फोकस में, क्यों, क्या है कनेक्शन टमाटर और डाबर का? नूपुर बताने के लिए हमारे साथ तैयार। नूपुर बताइए। कनेक्शन बहुत बड़ा है एक्चुअली। अभी मैंने चेक किया ऑनलाइन, टमाटो के प्राइस अभी भी 180 रुपए ही आ रहे हैं। 180? हाँ। ये 120 किससे लूट के लाए ये लोग? 180, मैं वही सोचा, मेरे को भी ये जानता 250 रुपए। 120 बोले, मैंने सोचा हो सकता है कुणाल जी जाके लाए हों, पता नहीं। 180 का भाव है? 180 अभी चेक किया मैंने ऑनलाइन। अच्छा, ओके। तो क्या कनेक्शन है? सर बिना टमाटर के तो कोई ग्रेवी बनती नहीं है। राइट। और उसका सब्स्टिट्यूट भी है, लेकिन मज़ा तो नहीं है। लेकिन उसके चलते आपको मैं एक चीज ऑप्शन दे सकती हूँ कि टमाटो प्यूरी यूज कर लीजिए। ओके। तो शायद सेम टेस्ट देने की कोशिश करेंगे। टमाटो प्यूरी का अगर हम 125 ml का पैकेट खरीदते हैं तो 27 रुपए के आसपास का, 200 ml का खरीदेंगे तो 27 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इस हिसाब से मतलब 100-125 रुपए किलो हो गया। हाँ हाँ, तो वो आपको लेकिन क्वांटिटी भी कम लगती है उसमें क्वांटिटी भी कम लगती है। तो वो सबसे बड़ा प्लेयर उसमें दो है, एक तो मदर डेयरी और दूसरा डाबर। तो डाबर वालों की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि हमारी जो ये प्रोडक्ट है, उनका जो ब्रांड है वो काफ़ी मांग में फिलहाल चल रहा है। इनफैक्ट जो लोकल स्टोर्स है ना, वहाँ पे गायब हो चुके हैं प्रोडक्ट्स। मतलब प्यूरी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और मतलब ऐसी इतनी ज़्यादा डिमांड है, 300% की डिमांड आई है मदर डेयरी के पास कि प्यूरी चाहिए हमें टमाटो की। ऑनलाइन में भी आप बिग बास्केट चले जाओ, जेप्टो, स्विगी, जितने भी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर तो आपका ऑप्शन कहाँ से काम आएगा हमारे? आप बोले ऑप्शन दूँ, लेकिन ऑप्शन मिलना तो चाहिए ना। मतलब प्यूरी से मतलब आपका टोमेटो सॉस केचप भी है ना? प्यूरी अलग से आती है? प्यूरी अलग से आती है। अलग से आती है? हाँ सर। मतलब वो कच किया हुआ टमाटर ऐसा? हाँ, वो मिक्सी में हम पीस के जो प्यूरी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी आती है। उसमें मसाले नहीं होते, तो आप अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं। ओके, वैसा। आज वैसे शो से पहले और सॉस में फर्क क्या है, हम वही समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्यूरी थोड़ी अलग है और सॉस आई थिंक नुपुर ने उसमें थोड़े और वो निकाला भी। प्यूरी और सॉस में फर्क क्या है? सॉस तो बिल्कुल ही फाइनल प्रोसेस, ठीक। हाँ, और प्यूरी तो टमाटर डायरेक्ट यूज कर सकते हो। प्यूरी तो आप ग्रेवी के लिए यूज करते हैं, पैकेट में आता है सीधा। अच्छा, तो प्यूरी मिल नहीं रही है? मुझे तो पता भी ना प्यूरी अलग से भी आती है, मैं तो सॉस ही समझता था। अच्छा, जैसे अगर अनफ्लेवर्ड होती है उसमें फिर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो इसलिए डाबर क्या कह रहा है? अब डाबर कह रहा है कि हम रिवैम्प कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन को और जितनी भी मांग आ रही है हम पूरी की पूरी सप्लाई करने के लिए तैयार हैं।
इनफैक्ट सर एक और चीज प्रोडक्शन रिवैम्प करें, मतलब जो अच्छा इनके पास वो खजाने में पड़े होंगे पुराने कोल्ड स्टोरेज में होंगे टमाटर, वो रखते हैं। अच्छा उसको और बढ़िया बना के अभी बेचना चाहिए, बढ़िया भाव मिल रहा है अभी तो टाइम है इनका। 300% की डिमांड है सर प्यूरी की, इतनी तो शायद टमाटो की भी नहीं होगी। इनफैक्ट जो फ्रोजन वेजिटेबल्स होते हैं ना उनकी भी डिमांड 50% तक बढ़ी है। जो मटर आते हैं, जो टमाटो मिक्स्ड वेजिटेबल आते हैं, उसकी भी डिमांड 50% तक बढ़ गई है इसके चलते। तो चलिए, तो जो फ्रोजन फ्रूट्स फूड जो रखते हैं, सब्जियां रखते हैं, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो सॉस की भी डिमांड काफी बड़ी है, वो भी है। एक और चीज है इसमें, क्या अब टोमेटो भी खा ली, प्यूरी भी खा ली, तो टूथब्रश भी चाहिए, ओरल केयर भी चाहिए, तो उसमें भी डाबर का स्टेटमेंट आया है सर कि हमारा वो मार्केट शेयर भी बढ़ गया। उसका क्या कनेक्शन है टमाटर से? खाने के बाद ब्रश करते हैं ना। अरे यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब डाबर का टोमेटो प्यूरी सॉस खाएंगे तो ही ब्रश करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। उनका कहना है क्योंकि ना दिस इज टू मच। ओके, ये तो यार आदमी कुछ नहीं खाएगा तब भी करेगा। ऐसा कौन सा आदमी है जो कुछ ना खाए फिर भी ब्रश ना करे? पर सर एक ही दिन में दोनों चीजें हो रही है ना। हाँ, वो कोइंसिडेंस हो गया होगा। एक तो ऐसे पता नहीं ये फुटेज कहाँ से आता है, जरा वापस दिखाओ तो टमाटर ऐसे एकदम गोल, नहीं नजदीक से, हाँ गोल गोल लाल लाल टमाटर कहाँ दिखते हैं आज के मार्केट में? कुणाल जी ने तो सारे बेस्वाद वाले खा लिए, अच्छे वाले यही बचे। तो चलिए, ये है आपके लिए डाबर की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, और उनकी टोमेटो और टोमेटो प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़कर आती हुई दिख रही है। शरद जी, डाबर पर शरद जी की उधर की कंपनी है कोलकाता की। शरद जी थोड़ा महंगा है, बट प्योरी ज़्यादा बिकेगी तो हो सकता है उनको थोड़ा मार्जिन एडवांटेज मिले। बट मुझे लगता है एफएमसीजी स्पेस में ये फ्रंटलाइन जितने भी स्टॉक्स हैं वो थोड़े से महंगे हैं। एवरेज में 12-15% ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो कंपैरेटिवली पतंजलि जैसी स्टोरीज जो 25-26 टाइम 2 ईयर फॉरवर्ड पे अवेलेबल हैं वो कंपैरेटिवली मच बेटर हैं। या आपका एक इमामी मच बेटर हो सकता है, वहाँ पे रॉ मटेरियल प्रेशर ईज हो रहा है तो वो भी फ़ायदा वहाँ मिलना चाहिए। बजाज कंज्यूमर एक सरप्राइज लॉट हो सकती है एफएमसीजी स्पेस में, बट फ्रंटलाइन एफएमसीजीज में मुझे लगता है ज़्यादातर स्टॉक्स थोड़े अबनॉर्मल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। एट बेस्ट जो हमने पिछले साल 1.5 साल में देखा है, हो सकता है इसी रेंज में थोड़ा और समय बिताएं रादर देन कोई बड़ी अपमूव प्रोवाइड करने के। ओके, तो ये है आपके लिए डाबर, इस पर रखिए नजर। सेल्स थोड़ी बढ़ती हुई दिखेंगी, और जैसे नुपुर कह रही थी ये एक सेगमेंट है जो ग्रोथ दिखा रहा है, जो इनका ओरल केयर सेगमेंट है टूथपेस्ट वाला, वहां पर भी इन्हें अच्छी डिमांड आती हुई दिख रही है। अगले हफ्ते की भी तैयारी आ रही है, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ बेहतरीन पिक्स आने वाली हैं पिक ऑफ द वीक के लिए अगले हफ्ते की। पर उससे पहले एक बार सुमित जी के पास चलते हैं, एक सुपर हिट स्टॉक। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 33.40, 33.50, 33 रुपए 40 पैसा, 33 रुपए 50 पैसा। स्टॉक का नाम है मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिसका सिंबल है MMTC। MMTC के अंदर मोमेंटम बन रहा है और ये स्टॉक यहां से एक बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक लोअर लेवल से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और पिछले कई हफ्तों में इसने तेजी दिखाने का शुरुआत कर दिया है। ये स्टॉक में मेरे को लग रहा है कि यहां से 10%, 15% तक का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में 31.50 या 32 के पास का लगाए, टू बी वेरी प्रिसाइज 32 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एमएमटीसी में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 37 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 40 रुपए का। आने वाले कुछ दिनों के लिए खरीदारी करें 32 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 37 और 40 ये दो टारगेट्स के लिए। तो ये राय आपके लिए एमएमटीसी। आइए पिक ऑफ द वीक, सोमवार का काम अभी करने को तैयार है कुणाल जी, राकेश जी भी और हिमांशु जी भी। तो पहले बिगुल पिक ऑफ द वीक का कुणाल जी, राकेश जी के लिए बताएं सर। एक तो अनिल जी आज टीसीएस का टारगेट हिट हो गया, सुबह वाला भी, अकेले वाला भी मेरा, और कल मेरा और कुणाल जी का कमांड वाला भी। और अब जो पिक ऑफ द वीक है इसको भी मिस नहीं करना है। अभी थोड़ी देर पहले विश्वेश जी ने भी इसका जिक्र किया था। स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम, जहाँ पे चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मतलब कि 9900 पहला टारगेट्स है, 105, 107 के दूसरे टारगेट्स हैं। एक तो इसको मिस नहीं करना चाहिए और दूसरा
इसको मतलब कि आज की डेट में PSU स्टॉक्स भी बड़ी तेजी से भागते हैं और बड़ी तेजी से भागने का ये एक प्रबल दावेदार है। तो अपनी क्षमता अनुसार कैश मार्केट के अंदर डिलीवरी में बाय करें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये जो लेवल्स हैं स्टॉक के लिए एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस थी और लगभग हमने देखा पूरे एक साल से ये स्टॉक इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा था। तो ये 86-87 के लेवल्स को आज के ट्रेड में स्टॉक ने पार किया है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट नाल्को के चार्ट पर दर्ज हो रहा है, तो इसीलिए हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। इन स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना होगा। स्टॉप लॉस रखें 86 रुपए पर, 86 के 3 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखकर बाय करें नाल्को को। पहला टारगेट होगा 93 रुपए का, 93 का। इवेंचुअल टारगेट 96 रुपए का, 96 का। खरीदारी की राय है नाल्को। खरीदारी की राय है नाल्को पर, इस पर करें आप फोकस। स्टॉक भी एक्शन में आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले विश्वेश जी की भी राय आई थी। वागले साहब के लिए भी एक बिल्कुल वागले का बंडल। बताएं सर। दीपांशु, वेदांता में BTST करके चलना चाहिए। 284.50 284.80 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 285 ब्रेक करने की तैयारी है और 285 ब्रेक करते आपको 5 रुपए की मुंह मिलनी चाहिए मंडे के शायद फर्स्ट हाफ में। तो 5 रुपए का रिवॉर्ड है। इसके लिए आपका 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 284 के हल्का सा नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, वेदांता 290 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। पिक ऑफ द वीक आपको हिमांशु दे देंगे। उससे पहले कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। आज ये है फोन लाइन पर, थोड़ा कहीं बाहर है, ट्रैवल कर रहे थे ना, ट्रैवल कर रहे थे। सुबह भी कुछ अलग सी जगह से पाए गए थे और अभी थोड़ा लो नेटवर्क एरिया में, तो हम फोन पर कनेक्ट कर रहे हैं कैश का ऑप्शन। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। गुड आफ्टरनून टू दीप। बिल्कुल सही अनिल जी, मैं गुजरात आया हूँ, अहमदाबाद में हूँ। अच्छा अनिल जी। हाँ जी अनिल जी। और अनिल जी 2 दिन यहीं पे हूँ। कंपनी का इवेंट है, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है अनिल जी, 2 दिन का यहाँ पे। हाँ हाँ। तो अनिल जी सुबह भी मैं होटल में से मैंने शो किया था। क्या चीज फेमस है अहमदाबाद की, वापस आते वक्त जब आप आएंगे तो? अनिल जी नहीं सर, जी पूछ रहे हैं। अनिल जी बहुत सारी चीजें, और यहाँ का मिक्सचर जो है वो बहुत फेमस है। ओके, मिक्सचर ले आऊंगा। समझ तो गए होंगे आप। जी सर बताएं। अनिल जी खरीदना है 19,500 स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन निफ्टी का। ये ट्रेड कर रहा है अभी 113 रुपए पर। तो इसको खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 58 पर, 58 का एक स्टॉप लॉस लगा के 113 पर खरीदे। 19,500 का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। एक फिर से ब्रेकआउट आज देखने मिला है। डेफिनेटली IT का काफी बड़ा योगदान रहा है एनर्जी इसमें। और टारगेट्स ऊपर की तरफ इसका फर्स्ट टारगेट बनता है 167 का। सेकेंड टारगेट विल बी 190। सो 167 190 ये 2 टारगेट्स के लिए 19,500 का कॉल खरीदे। एनर्जी जी टेक महिंद्रा सुबह दिया था, उसके टारगेट्स हासिल हुए। और IT में जबरदस्त मोमेंटम है अनिल जी। तो एक जैकपॉट कॉल भी अनिल जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वो भी दे दूंगा। क्या बात है, बताएं। जी बिल्कुल अनिल जी। अनिल जी विप्रो यहाँ पे एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे, और रिजल्ट के बाद तो डेफिनेटली अपट्रेंड देखने मिल ही रहा है आज। 406 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं विप्रो के। 406 पर फ्यूचर्स खरीदे विप्रो का। टारगेट्स अनिल जी बनते हैं इसके 435 के। एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 390 का। सो 15 रुपए के आसपास की डाउनसाइड रिस्क है। ऊपर 30 रुपए तक का एक मूव 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है विप्रो में। खरीदे 435 के टारगेट के लिए, 390 का स्टॉप लॉस। और आती निफ्टी फ्यूचर्स में करें खरीदारी ऑप्शंस के जरिए, माफ कीजिएगा, 19,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन। और डीप डे हाई पर आ चुके हैं मार्केट। और इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी आप देखिए बिल्कुल भी उसी जगह से आज जो हमारी रेंज थी 44,450 44,550, उस रेंज में आपको खरीदारी करनी है। आज का लो आप देख लीजिए 44,547। यस सर, एग्जैक्ट उसी रेंज से हुआ है। 44,400 440 की रेंज में निफ्टी खरीदने की रेंज है। एग्जैक्ट लो 433 का है। बिल्कुल लेवल को रेस्पेक्ट करके बाजार बिल्कुल ट्रेड कर रहा है फर्स्ट क्लास। और 550-600 ऊपर प्रॉफिट बुक करने की जो जगह है वहाँ पर भी आ गए। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो यहाँ 550 से 600 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना है। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो नेचुरली लाइफ हाई पर आप बंद होने जा रहे हैं। आज की जो क्लोजिंग होगी वो अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग होगी। वो न सिर्फ डेली हाईएस्ट क्लोजिंग होगी बल्कि वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग भी होगी। तो नेचुरली मजबूत तो ही है बाजार। 19,500 के ऊपर पहली क्लोजिंग, 19,500 के ऊपर पहली बार क्लोज होंगे।
तो और क्या चाहिए। तो आई थिंक अगर आप रखना भी चाहें कोई दिक्कत बात नहीं है, और प्रॉफिट बुक करना चाहें तो 3.25 पर 3.20 के बाद जब हम रिव्यू करेंगे तब डिस्कस करेंगे इस बात को। आइए तब तक पिक ऑफ द वीक हिमांशु गुप्ता साहब। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक के खरीदना है भारत फोर्ज का फ्यूचर्स, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। लगभग 868 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करनी है। और यहाँ पर टारगेट रहेगा 920 और 950 रुपए के 2 टारगेट्स मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में आते हुए नजर आ सकते हैं। अनिल जी, ये स्टॉक अभी तक कम परफॉर्म करता हुआ नजर आया है, लेकिन ऑफ लेट पिछले कुछ दिनों से एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और आज के सेशन में डेली चार्ट्स में एक पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इस स्टॉक को 900 रुपए के पार मंडे के सेशन तक ले जाने का दमखम रखता है। तो भारत फोर्ज में खरीदारी करके चलने की सलाह है, और ये रहेगा मेरा अगले हफ्ते के लिए पिक ऑफ द वीक। चलो हिमांशु जी, स्टॉप लॉस क्या होगा सर? स्टॉप लॉस लगाना है 860 रुपए के नीचे का। ओके, 860 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। फिलहाल 870 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है काउंटर आपको, और बढ़िया मूव आती हुई दिख सकती है 920 950 के टारगेट्स के लिए। बाय द वे, रिकॉर्ड क्लोजिंग के लिए तो निफ्टी तैयार हो रहा है, रिकॉर्ड हाई के लिए भी निफ्टी ज्यादा दूर नहीं है जी, 15 पॉइंट ही दूर है ये। तो शायद हो सकता है जिस तरह से खरीदारी आ रही है, आखिरी 15 मिनट है, 67 है, यानी कि कितना 12-13 पॉइंट बचा है बस, नया लाइफ हाई बनाने को भी तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो और क्या चाहिए। दीप, पिछले 1 2 3 4 5 6 7 आज 8वां दिन है। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में से 7 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 19,500 के ऊपर एक बार तो दिन के दौरान जरूर है। सिर्फ एक सेशन ऐसा है जहां पर 19,421 का था, और अगर उसको हटा के देखो 3 3 6 आज 7वां ट्रेडिंग सेशन लगातार है जब निफ्टी 19,500 का लेवल एक बार तो दिन के दौरान आपको दिखा है सर, कम से कम आता ही है। तो इसका मतलब है कि 19,500 कोई बार बार ट्राई कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है लेने की, ठीक है, वहाँ सप्लाई आ जाती है, वापस नीचे 19,300 के आसपास तक पहुँचते हैं, 350 तक पहुँचते हैं, फिर रिकवर जाती है, लेकिन आज इस रेंज को ब्रेक करने को तैयार होता दिख रहा है, और किसी भी वक्त आपके सामने एक और इतिहास बनने की तैयारी में 568 ये लेवल जैसे आप देखें, आप समझ लीजिए कि आपने एक नया इतिहास बनते हुए देख लिया। 565 का हाई बना चुका है, 566, 6615, 6685 पॉइंट में है, 6695। ओके, कम ऑन, यस यू कैन डू इट। ओके ओके, लॉन्च की 566.95, यानी कि लाइफ हाई से कुछ ही पॉइंट्स, 1 पॉइंट से भी कम की दूरी पर हम रहे। तो 566, 567.15, 67.15। ओके, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा तो 68 होते ही तो नया हाई बन ही जाएगा। पॉइंट्स में मुझे देखना पड़ेगा कि क्या पॉइंट्स में हमने हाई बनाया है, नहीं वो देखना पड़ेगा। तो पॉइंट्स का हाई है 67.20 और आज का हाई है 67.40। डीप पॉइंट्स में तो नया हाई बन चुका है। जी हाँ, नया हाई, नया लाइफ हाई निफ्टी आज फिर से बनाता हुआ दिन के दौरान। बधाइयाँ। और पूरे हमने कितना 45 बेसिस पॉइंट से अब कुछ तो बड़ा बताना पड़ेगा ना सर, याद है एक पॉइंट से मिस हो रहा था। हाँ, 0.45 पॉइंट से हमने नया लाइफ हाई बनाया, 45 बेसिस पॉइंट से। इतिहास तो इतिहास है, और पूरे 4 पॉइंट से सेंसेक्स ने लाइफ हाई बनाया है, 66,070 नहीं 6 पॉइंट, 66,064 पुराना लाइफ हाई था, आज 66,070 है। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपके सामने। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। निफ्टी 67.85, पुराना जो हाई था 67.20 था, और सेंसेक्स का पुराना हाई 66,064 था, अब 66,070 आपके लिए हाई, फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट से नया हाई बनता हुआ। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई सर, आपको भी बहुत बहुत बढ़िया। आईटी का योगदान है, टीसीएस इन्फोसिस दोनों मूव कर रहे हैं। नया कंपोनेंट एलटीआई माइंट्री जब से आया निफ्टी में 2 दिन पॉजिटिव रहा है। विप्रो में भी खरीदारी हो रही है। एचयूएल आज आपको मूव करते हुए दिख रहा है, वहां से योगदान आ रहा है। एलएनटी में खरीदारी है, बट जो ये फ्रेश मूव आया अनिल जी, ये बैंक्स की वजह से आया है। 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है। आईसीआईसीआई बैंक में पिछले कुछ मिनटों में आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। एचडीएफसी बैंक में निचले स्तरों से आपको रिकवरी आती हुई दिखी है। तो इन दोनों दिग्गजों में अच्छी खासी खरीदारी होते हुए दिखी है निचले स्तरों से, जिसकी वजह से भी निफ्टी पर आपको मोमेंटम बनते हुए दिखा है। तो आईटी का तो योगदान है ही, और आज पॉइंट वाइज, परसेंटेज वाइज, वेटेज वाइज सबसे बड़ा योगदान है। बस जो पिछले 5-10 मिनट की मूव आई है उसमें बैंक्स का आपको बढ़िया योगदान दिखा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 687, 688, 688 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन। कॉनकोर के अंदर मोमेंटम बन रहा है,
कॉनकोर में कल का और पिछले 4 दिनों का हाई अभी स्टॉक ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कॉनकोर के अंदर यहां से आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 700 का लेवल क्रॉस करने को ये तैयार है। स्टॉक पिछले 10 से 15 दिनों में धीरे धीरे करके हर रोज तेजी दिखा रहा था, बीच में 2-3 दिन के करेक्शन भी आए, बट ओवरऑल ऊपर का मूव अब देखने को मिलेगा ऐसा लगता है। यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग अभी होल्ड करें। नीचे में इसका सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा 675 का। 675 के स्टॉप लॉस से कॉनकोर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट बनेगा 700 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 710 रुपए का। 2-4 दिनों के लिए व्यू रहेगा 675 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 700-710 के टारगेट्स लिए। आपके लिए कॉनकोर जहां पर आपको एक्शन दिख सकता है। विश्वेश जी के लिए बिगुल, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु, जैसा आपने कहा वैसे मैं भी एग्री करता हूं कि ये जो लास्ट का मूव है ये बैंक से आया है। तो पूरे दिन बैंक निफ्टी हैज ट्राइड अ वेरी वेरी हार्ड कि वो क्रिटिकल लेवल सपोर्ट था 44,680 के आसपास वो तोड़े, वो नहीं टूटा और ऐसे बैंक में अपवर्ड सर्च दिया। दिस शोज कि शायद बैंक निफ्टी भी अब अभी निफ्टी को सपोर्ट करेगा। इंटरेस्टिंग डेटा क्या है? इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि पुट कॉल रेशियो फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज में 0.69 है। दैट मीन्स मैसिव नंबर ऑफ कॉल्स आर इन द सिस्टम। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में मूवमेंट आना चाहिए, तो खरीदना है बैंक निफ्टी का 44,800 का इन द मनी कॉल ऑप्शन, जो अभी 275 के आसपास मिलता है। मुझे लगता है 260-250 तक मिले तो भी एवरेज करिए। यहाँ पे 170 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड में 360 और 450 ये 2 टारगेट रहेंगे जो मंडे के सेशन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये है बैंक निफ्टी पर ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय आती हुई इस वक्त विश्वेश जी की तरफ से आपके सामने डिटेल्स आएंगी। खरीदना क्या है? 44,800 का इन द मनी एट द मनी कॉल ऑप्शन जो भी आप मान लें, 260 से 275 ये आपकी रेंज जिसमें आपको खरीदना है, और स्टॉप लॉस लगाइएगा 170 का। 360 और 450 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष तैयार हमारे साथ बताने के लिए कौन से स्टॉक्स बैन में से बाहर हैं। 7 है ना टोटल आशीष? हाँ सर 7 हैं। कोई बाहर निकालोगे? बाहर निकालूंगा और सर एंट्री भी करूंगा, लेकिन गिनती 7 ही रहेगी। अच्छा, मतलब एक या बाहर आ रहा है, 2 बाहर आएंगे तो 2 अंदर, एक आएगा तो वो एक अंदर। बिल्कुल, एक बाहर आ रहा है सर इंडिया सीमेंट्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो पोजीशन 77.44% है। पक्का ही आएगा। हाँ, बाहर आ जाएगा। आरबीएल बैंक है, यहाँ पर पोजीशंस काफी तेजी से बढ़ी है, 124% हो गई, 95% के आंकड़े को काफी अच्छी तरीके से क्रॉस कर दिया है। आरबीएल बैंक ने भी निश्चित कर लिया कि सोमवार को स्टॉक आपको बैन में दिखेगा। बाकी डेल्टा कॉप अभी भी 148% है, इंडिया बुल्स हाउसिंग 92%, 192, मनप्पुरम करीब 90%, हिंदुस्तान कॉपर, पीएनबी, जी एंटरटेनमेंट, ये सभी जो स्टॉक हैं ये बैन में बने रहेंगे। एंट्री होगी आरबीएल बैंक की। इंडिया सीमेंट स्टॉक बैन से बाहर निकलेगा। चलिए बढ़िया। आरबीएल अंदर, इंडिया सीमेंट बाहर, और दोनों निश्चित तौर पर होने और बाकी जो बने हुए बैन में डेल्टा, आईबुल, मनापुरम, हिंदुस्तान कॉपर, जी, पीएनबी, इंडिया सीमेंट। और जी बैन में होने के बावजूद 8% ऊपर आज, क्या बात है, बड़ी छलांग लगा। बहुत बड़ी। इनफैक्ट बैन वाले स्टॉक्स एक्शन में इंडिया बुल्स भी मूव कर रहा है, पीएनबी भी मूव कर रहा है। करेक्ट, कुछ एक्शन ये बैन वाले स्टॉक्स में आ जाते हुए दिख रहा है आपको। बढ़िया है। चलिए आइए बढ़ते आगे। एचडीएफसी बैंक भी दिखाएगा एक्शन, लेकिन इस बार एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आएंगे सोमवार को आएंगे। सोमवार को ये एचडीएफसी बैंक के जो एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनको अब एचडीएफसी बैंक के शेयर मिलने वाले हैं, वो शायद इस वीकेंड तक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। जरा चेक करिएगा, सोमवार के बाद आप बेच पाएंगे। आपके अकाउंट में एचडीएफसी लिमिटेड के बजाय एचडीएफसी बैंक के शेयर पड़े हुए मिलेंगे। फिर आपको बेचना है तो मतलब बेच पाएंगे, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा बेचो, मैं बता रहा हूँ हाँ कर पाएंगे ऐसा तो आ जाएंगे। लेकिन रिजल्ट कैसे आएंगे ये वरुण बताएंगे। मैं क्या अनिल जी वही सोचा था जब आपने कहा कि बेच पाएंगे कि ना भाई साहब, मैं तो अभी बर्थडे के दिन ही मैंने बोला है एचडीएफसी बैंक वहाँ से 2 जून से 2 जुलाई 5 जुलाई के एक महीने में 10% बढ़ा है। हाँ। मतलब ये तो साल 1.5 साल में नहीं बढ़ता तो मतलब इन्होंने बहुत ऑब्लाइज किया एचडीएफसी बैंक ने मुझे। एक महीने में 10% बढ़कर तो जी। तो अनिल जी नतीजे तो एज यूजुअल एचडीएफसी बैंक हमेशा परफॉर्म किया है, इस बार भी परफॉर्म करेगा। और अब तक स्ट्रीट ये मान के चल रहा है कि वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि नो डाउट वो इफेक्टिव डेट जो थी मर्जर की वो 1 जुलाई थी। तो जाहिर सी बात है पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो अभी भी स्टैंड अलोन होंगे जो आपको देखने होंगे। हाँ, इस कंपनी ने जो अपने अपडेट दिए थे उसमें कहा था कि ग्रॉस एडवांसेस जो है उसमें करीब 15.8% की बढ़ोतरी हुई थी, डिपॉजिट्स में 19% की बढ़ोतरी हुई थी,
कासा डिपॉजिट 10% बढ़ा था, हालांकि कासा रेशियो जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी। हमारा अनुमान है एनआईआई 23% बढ़ेगा, 24,000 करोड़ के आसपास आ सकता है। मुनाफा करीब 26% बढ़ेगा, 11,580 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस स्टेबल रहेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हल्की गिरावट आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है, 4.3% से गिर के 4.2% पे आएगा। हालांकि इंडस्ट्री में सबसे कम गिरावट जो है इस बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने मिलेगी, अगर हुई तो, नहीं तो फ्लैट रहने का अनुमान है। मैं ज़्यादातर रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो ये दिग्गज बैंक जितने हैं, भले वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, इनमें ज़्यादातर लोग एक चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि एग्री को लेके जो प्रोविजनिंग जो है वो शायद ये दिग्गज बैंक्स थोड़ी बढ़ा सकते हैं। देखना होगा अगर वो बढ़ाते तो, अगर वो बढ़ाई तो उसका इम्पैक्ट आपको शायद इस कंपनी के मुनाफे में देखने मिलेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन बाकी पैरामीटर्स पे अगर आप देखेंगे तो स्टेबल ग्रोथ हमेशा की तरह एचडीएफसी डिलीवर करने वाला है, एचडीएफसी बैंक डिलीवर करने वाला है। चलिए, एचडीएफसी बैंक इस पर रहेगी हमारी नज़र भी। इस पर चार्ट चेक भी लूंगा, उससे पहले क्योंकि 3:20 माफ कीजिए हो चुके हैं, एक बार अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। सर वैसे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकी फ्यूचर्स में नैस्डैक और एसएनपी एकदम फ्लैट हैं। डाउ फ्यूचर्स भी मामूली गिरावट दिखा रहा है, 40 अंक नीचे है। यूरोप ठीक ठाक है, कच्चा तेल आज फ्लैट है। रुपया आज 8 पैसे कमज़ोर हुआ है, 4 दिन की तेज़ी के बाद आज रुपये में थोड़ी कमज़ोरी दिखी है। क्या करके जाना है सर? तेजी 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 2 रीजन से। वीकेंड है, हाँ तेजी करके जाए। वीकेंड है बिल्कुल हर वीक आता है नहीं दीप 2 वजह से तेजी करनी है। एक वजह निफ्टी और दूसरी वजह बैंक निफ्टी। अब आप बोलोगे निफ्टी तो फिर भी आप बोलोगे मुझे समझ में आ रहा, बैंक निफ्टी क्या? निफ्टी लाइफ हाई पे जाकर जो क्लोज दे रहा है आज, वो गजब की क्लोज दे रहा है। ये क्लोज आपको मंडे को भी तेजी का संकेत दे रही है। और मंदी को तेजी कैसे करना है? अगर अमेरिका ने साथ दिया तब तो आपको ऊपर खुलना है, ठीक है, परफेक्ट है जी, खुल जाएंगे ऊपर और बढ़ जाएंगे। अगर अमेरिका खराब रहा कोई बात नहीं, आपको 19,500 19,450 की रेंज में आएगा तो और लेना है। तो आप कैसे तेजी करके जाएंगे? जो है लॉन्ग पोजीशन वो तो पक्का पकड़ के चलो, ठीक है, करेक्ट। फ्रेश लेना है, रिस्क लेके बहुत ज़्यादा कि भाई मैं ले सकता हूँ ट्रेंडिंग मार्केट में। आज 11 बजे बताया था आपको जी, है ना, हाँ, कि किस तरह से ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करना है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप और खरीदेंगे, राइट। और फिर भी किसी को बहुत जरूरत से ज़्यादा डर लगता है तो 19,400 या 19,300 का पुट आप लेकर हेज कर लीजिए। 19,585 पे लिया आपने, 450-500 आएगा तो मैं और ऐड करूंगा और सामने 19,400 या 19,300 का पुट लेके चले जाऊंगा तो मुझे नींद अच्छे से आएगी। लेकिन तेजी की पोजीशन है वो रखनी है, ऐड भी करनी है। शॉर्ट अगर आप हैं तो मेरी हार्दिक सहानुभूति और सद्भावनाएं आपके साथ है, काट लीजिए। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। 19,600 का मैंने बोला था, लेकिन अब जरूरी नहीं कि आपको 19,600 के लिए 15 पॉइंट और रुकना है। चाहे तो फिर सोमवार आपकी मर्जी है, एक और दिन आपको इंतजार करना है, बट काट लेने में समझदारी है, शॉर्ट रहने में कुछ समझदारी वाला। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा कि बैंक निफ्टी की वजह से, बैंक निफ्टी जो मुझे करेक्शन जिस लेवल तक चाहिए था दीप, अपने 3 दिन से लगातार बात कर रहे हैं, राइट, कि नीचे 44,500 के नीचे जब भी आएगा लेना ही लेना, 100% लेना, मेरे नाम से लेना। यस बोला था, बिल्कुल डरना मत, सब खराब लगेगा। लेकिन 44,450, 44,550 3 दिन से ये भी लेने की इस रेंज में भी आपको लेना है। आज का लो 44,550, लाइफ हाई 45,650, 1100 पॉइंट का एकदम परफेक्ट करेक्शन और वहाँ से रिकवरी 44,900 आपके लिए। 45,000 के ऊपर बंद होता तो और भी मजा था, लेकिन ये बंद नहीं होता, इसलिए बैंक निफ्टी लेके नहीं जाएंगे, ओके, लेकिन है उसको आप होल्ड करिए। बैंक निफ्टी भी एक बार के लिए अपना करेक्शन पूरा करके थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करेगा और वो कोशिश में हो सकता है 45,100 से 45,300 के आसपास जाएगा, वहां पर फिर प्रॉफिट बुक करिए। सो बैंक निफ्टी भी खतरे डेंजर जोन से बाहर निकला है, लेकिन निफ्टी अलग ही है मतलब ब्लू स्काई की सुबह बात भी हुई। हाँ, खुला नीला आकाश। सो इसलिए लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। नहीं, डाउ फ्यूचर्स नीचे मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, पूरे मार्केट को दिख रहा है, खाली अपने को ही दिख रहा हो। डाउ फ्यूचर्स अपनी सामने आ रहा हो ऐसा नहीं है। सो अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर है, मंडे नीचे मिलेगा तो और लेना है, इस स्ट्रेटेजी के साथ आप जा सकते। ओके, चलिए मंडे और मिलेगा तो और लेंगे, लेकर जाइए, ये कॉन्फिडेंस भरोसा अनिल जी आपको जता रहे हैं। चलिए इस पर करते हैं फोकस। आइए विश्वेश जी के पास चलते हैं, उनकी एक कॉल है तैयार। विश्वेश के विशेष बताएं सर।
दीपांशु, अनिल जी की जो दुविधा है उसको मैं थोड़ी आसान करता हूं। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक, अनिल जी, लाइफ टाइम हाई बनाया है, 963 के आसपास चल रहा है और ये बहुत नॉर्मल वाला नहीं है। ये 3 बार टेस्ट करने के बाद अब की बार हम इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग दे रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से जोर से चलने के लिए तैयार है। आईसीआईसीआई बैंक के डेटा को अगर आप देखोगे तो अभी एक्सपायरी को अभी हम 3rd वीक में एंटर हो रहे हैं और 0.64 का पीसीआर है, मतलब उसके 2 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड है और पुट साइड में 1 करोड़ 10 लाख का शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले वीक में हम आईसीआईसीआई बैंक में मूवमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम 3rd वीक में एंटर कर रहे हैं तो स्प्रेड ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि व्यू जो है वो होल्ड करना है। तो ट्रेड ये है, आईसीआईसीआई बैंक का एक कॉल बाय करना है 960 का, जो आपको 17 रुपए के आसपास मिल रहा है, और 2 कॉल बेचने हैं आपको 1000 रुपीज के कॉल ऑप्शन के, जो 4.80 के आसपास बिक रहे हैं। तो आपकी नेट कॉस्टिंग जो है वो 7-8 रुपए की पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से मूव करेगा, 980 990 तक जाएगा, और फॉर सम रीजन अगर पुलबैक भी आता है तो मुझे लगता नहीं है कि ये स्टॉक नीचे 950 के नीचे जाना चाहिए। तो मैक्सिमम रिस्क ऑन द डाउन साइड फ्रॉम एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू 5600 रुपीज पर लॉट, और अगर 1000 की एक्सपायरी आती है तो 21,000 रुपीज का प्रॉफिट है, और अपसाइड में यू आर हेज टिल 1030। मुझे ऐसा लगता है आईसीआईसीआई बैंक सिंगल हैंडेडली मंडे ट्यूसडे में बैंक निफ्टी को 45,400 500 की ओर ले जा सकता है। तो 30-40 रुपए की एक्सपेक्टेशन अनिल जी, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में तेजी करके जाना चाहिए, लेकिन हेज इसलिए करना है क्योंकि आने वाले वीक में एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा डिटीरिएशन ऑप्शन में होता है। तो 1:2 स्प्रेड ऑन आईसीआईसीआई, वेरी सेफ ट्रेड टू कैरी फॉर एक्सपायरी। यह है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक, इस पर रखेंगे नजर। आइए बिगुल, सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, मेटल सेक्टर के स्टॉक्स रडार पे आ रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने कहा था नेल्को के अंदर कि नेल्को को अब ना नहीं करना है, इसके अंदर एक तेजी का मोमेंटम का शुरुआत हुआ और बहुत बड़ा मूव देने वाला है, और 2 ही दिन के अंदर स्टॉक ने करीब 8 से 9 रुपए का मूव दिखाया है। अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसको भी मैंने बहुत पहले एक टैगलाइन दिया था। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 91 रुपए, 91। स्टॉक का नाम है सेल, और इसको सेल नहीं करना है। अब इसका टाइम आ चुका है जिसमें अब इसको सेल नहीं करना है। बहुत अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद, लंबे समय के बाद स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट के बाद ये 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और अभी वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। तो सेल के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो इसका सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन रहा है 89-90 के पास बन रहा है। तो फ्रेश पोजीशंस के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस है 89। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 89 लगा सकते हैं। यहां से ऊपर में जैसे ये 92 का लेवल निकलेगा तो आने वाले दिनों में 3 डिजिट में ये देखने को मिलेगा। फिलहाल इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट 94 रुपए से लेके 97 रुपए तक के होंगे। सेल में खरीदारी करें 89 के स्टॉप लॉस से, 94 का पहला टारगेट, 97 का दूसरा टारगेट। पोजीशन तौर पे मेरे को लगता है सेल 3 डिजिट में जाएगा। खरीदारी करें सेल। ओके, तो सेल में करें खरीदारी। जाते जाते मेटल्स में भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। बैंक्स, मेटल्स, यहां पर जबरदस्त एक्शन रहा है, बट आज के स्टार ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक्स रहे हैं। नंबर्स कुछ खास नहीं आ रहे हैं, बट बाजार पर बढ़िया रिबाउंड इनकाउंटर्स पर आए। टीसीएस 5% ऊपर आज आपको ट्रेड करते दिखेगा। इन्फोसिस 4.5%, टेक महिंद्रा 4.5%, एलटीआई माइंट्री 4%, एचसीएल टेक और विप्रो। टॉप 6 सारे के सारे आज आईटी स्टॉक्स हैं आपके लिए। उसके बाद आता है हिंडाल्को और टाटा स्टील, जहां पर अच्छी खरीदारी रही है। फिर आप देखिए आइशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर दोनों में अच्छा प्रदर्शन रहा। नेस्ले और एचयूएल, यहाँ पर अच्छी खरीदारी रही। एशियन पेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहा था। आईसीआईसीआई बैंक टुवर्ड्स एंड यहाँ पर जबरदस्त मूव आई है। टाटा मोटर्स में आपने एक्शन देखा है। आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर भी एक्शन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैट बंद हो रहा है। वैसे निफ्टी की ब्रेथ देखेंगे तो करीब 35 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, 15 नेगेटिव हैं, जिसमें एचडीएफसी लाइफ 1.5% नीचे था। टॉप लूजर एमएनएम, डॉक्टर रेड्डीज, पावर ग्रिड, टाइटन, अल्ट्राटेक, मारुति, सन फार्मा, एसबीआई, यहाँ पर आपने थोड़ी वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार में भी जबरदस्त एक्शन रहा। 8% का उछाल जी एंटरटेनमेंट में था। 7.5% ऊपर आरबीएल बैंक, एम्फोसिस, एलएनटी टेक, इंटेलेक्ट डिजाइन, बिरला सॉफ्ट, ये सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स एक्टिव थे। ऑरेकल भी उसमें जोड़ दीजिए, अच्छी खरीदारी रही। इंडिया सीमेंट्स में आपने मूव देखा है। मन्नापुरम फाइनेंस में एक्शन रहा। पीएनबी, साथ ही कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, वेदांता, डेल्टा कॉप भी 2 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद आज हल्का रिबाउंड करते हुए दिख रहा था, 3% ऊपर। बट वीकनेस थी आरईसी में। आईसीआईसीआई प्रू भी कमजोर था। सीमेंस में मुनाफा वसूली। अपोलो टायर्स, टाइटन, पावर ग्रिड, एमएनएम फाइनेंस, एबी फैशन, एबट और साथ ही एबीबी और एनटीपीसी, यहाँ पर भी वीकनेस आपने बनती हुई देखी। बट बधाई हो अनिल जी, इंट्राडे में
रिकॉर्ड हाई आपको बनते हुए दिखा और लाइफ हाई क्लोजिंग निफ्टी दिखा रहा है। तो भाई आपको भी और दीप, सुबह से जो तेजी का रुझान हमारा था कि अब हल्के बाजार तैयार हैं, यहाँ पर आराम से खरीदारी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीकेंड के पहले बता दूं हमारे सारे दर्शकों को इधर उधर टेंशन आया आपको, तो मैं फिर बता दूं गिफ्ट निफ्टी के लेवल आप इसे बिजनेस में देखते रहिएगा, हमने पूरा इंतजाम कर रखा है, आपको सही लेवल मिलेंगे, चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। 19,595 इतिहास में दर्ज हो चुका है लाइफ हाई और उसके बेहद करीब बंद हुए हैं बाजार। और 44,000 बैंक निफ्टी का भी हाई देखो, सेल रेंज 44,925 45,075 की, हाई 44,923। क्या लेवल से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड कर रहे हैं। खरीदारी की रेंज 44,450 550 547 का लो है, एकदम परफेक्ट लेवल से मार्केट घूम रहे हैं बिल्कुल, मतलब 45,000 के इंडेक्स में 2-4 पॉइंट इधर उधर वो देखिए, मतलब एकदम परफेक्ट लेवल पे आ रहे हैं निफ्टी भी। और 19,400 440 की रेंज थी, 433 से घुमाए और दोपहर में आ गई 550 से 600 की रेंज थी, आज का ही 595 है। बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे बाजार आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस कि क्या आपने महसूस किया कि आपके किचन में पहुंचने वाला जीरा इतना महंगा हो चुका है। अगर नहीं तो हम आपको बता रहे हैं जीरे का तड़का 1 साल में 3 गुना महंगा हो चुका है। आखिर क्या हुआ है, ये जीरा हीरा जैसा कैसे हो गया है, इतना महंगा क्यों जीरे के दाम 60,000 रुपए के पार जा चुके हैं। आज इस पर हमारी बेहद खास पेशकश है, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए 4:30 बजे ऊंझा मंडी से देखिए पूरी पड़ताल। और उस पूरी पड़ताल को किया है हमारे कमोडिटीज एडिटर मृत्युंजय जाने। ग्राउंड पर जाकर जब भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ हो तो मृत्युंजय खुद पहुंचते हैं वहाँ पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। एक झलक। जीरे में ऐतिहासिक उछाल, जीरे की कीमतों ने आसमान को छू लिया है। करीब 200% की तेजी पिछले 1 साल में जीरे में आ गई है। कैसा है ऊंझा मंडी का हाल? समग्र एशिया का सबसे बड़ा पारदर्शक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जितना भी माल आया हो उसका सेम डे पेमेंट मिल जाता है। बड़ी मंडी से बड़ी पड़ताल, भाव ज्यादा लाएंगे इतना कैसन हमारे इधर ज्यादा आएगा। कारोबारी किसान कितना मालामाल, आप लोगों को फायदा हो रहा है? हाँ बिल्कुल फायदा हो रहा है। सबसे अच्छा साल है, गोल्डन पीरियड है। जीरे के जो किसान हैं उनको वाकई इस तेजी का फायदा हो रहा है। कारोबारी क्या सोचते हैं, तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में पड़ताल करेंगे। देखिए जीरा पर ग्राउंड जीरो 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। मिस मत कीजिएगा ये विशेष शो 4:30 बजे। आइए आज के एक और विशेष शो की बात करते हैं, सुपर एजर्स। जी हाँ, इस पर हम कर रहे हैं एक खास शो। सुपर एजर्स यानी कि जिनकी उम्र तो 80 साल के पार होती है लेकिन उनकी याददाश्त 20 और 30 साल के युवाओं जैसी होती है। पहले की रिसर्च ऐसी थी कि सुपर एजर्स की शार्प मेमोरी की वजह दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन लेसेंट की एक नई स्टोरी आई है, नई स्टडी आई, स्टडी कहूँगा, तो बेहतर फिजिकल एक्टिविटी से याददाश्त रहती है तेज, यानी कि एक्टिवनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल से आप बढ़ती उम्र को दे सकते हैं मात। इसी पर आज हम करेंगे खास चर्चा और जानने समझने की कोशिश करेंगे इस राज को। हमारे साथ होंगे डॉक्टर मुकेश कुमार, शो का नाम है उम्र 80 याददाश्त पक्की। डॉक्टर मुकेश कुमार मैक्स हॉस्पिटल से, डॉक्टर शिखा शर्मा न्यूट्रिशनिस्ट और विवेक शेट्टी साहब लाइफस्टाइल कोच। ये नाम मुझे बड़ा पसंद आता है, लाइफस्टाइल कोच, है ना। पहले ये जनरली जो पहले मोटिवेशनल स्पीकर जिन्हें कहा जाता था उन्होंने अपना नाम सबने लाइफस्टाइल कोच रखा है। हाँ ना, हाँ मोटिवेशनल मेरे को तो वो भी अच्छा ही लगता था, लाइफस्टाइल कोच। ब्रॉड होता है। अच्छा, ज़्यादा बढ़िया बात सारी चीज़। और ओके, दीप जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो इसमें बड़ा आकर्षक होते हैं ज़्यादा। ओके, तो ये है लाइफस्टाइल कोच। इन सब के साथ करेंगे हम आज खास शो 6:30 बजे। आपकी खबर आपका फायदा, माफ़ कीजिएगा 6 बजे। आपकी खबर आपका फ़ायदा, उम्र 80 याददाश्त पक्की। आज जानेंगे मौजूदा बाजार में क्या हो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी। बाजार की तेजी में हाइब्रिड फंड में निवेश करना फायदेमंद है कि नहीं और कौन से फंड है बेहतर हाइपर हाइब्रिड निवेश, ये है हमारी आज की विशेष पेशकश पंकज मटवाल साहब के साथ और इवाब दलवई साहब जो कि ICICI प्रू म्यूचुअल के हैं फंड मैनेजर। और अब चांद पर भी लहराएगा तिरंगा। जी हाँ, आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में हम चंद्रयान 3 की कामयाबी की करेंगे बातचीत, जानेंगे कि ये मिशन क्यों है ज़रूरी, इसकी मदद से होने वाली स्टडी अंतरिक्ष विज्ञान में कौन कौन से रहस्यों से पर्दा हटाएगी और साथ अंतरिक्ष में होने वाले इस शोध से क्या क्या फ़ायदे होंगे। देखिएगा ज़रूर चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में बेबी पाउडर का उत्पादन कर दिया है बंद।
कंपनी के बेबी पाउडर से कैंसर होने की आशंका है। आज इंडिया 360 डिग्री कवर स्टोरी में हम इस पर करेंगे बातचीत, जानेंगे कि जॉनसन एंड जॉनसन या बेबी पाउडर ही क्यों बाकी सभी ब्रांड को जो पाउडर में टेल्क मिनरल का इस्तेमाल करते हैं उन पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए। टेल्कम पाउडर से कितना डर, ये आज की हमारी एक और विशेष स्टोरी। ये है आज की विशेष कार्यक्रम और सभी हमारे महानुभावों से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी और आशु बदान साहब, दिल्ली के चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वेश जी और वागले साहब, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।